ओके लेट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हाँ. Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? न्यू मनी. हम्म. बोरोइंग सर्कुलेशन में आएगा. बोरोइंग सर्कुलेशन में आएगा. रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट कैसे, मतलब पब्लिक ने कुछ लोन दिया तभी उसको रीपे कर रहा है, तो वो कैसे इन्फ्लेशन करेगा? मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन रिस्पेक्ट. देखिए इन्फ्लेशन करेगा लेकिन बोल रहे मोस्ट. हाँ. मुझे क्वेश्चन समझिए. हाँ हाँ, इन्फ्लेशन करेगा तभी तो ये सब ओमो और जीसैप है कि अगर बॉन्ड दे के बेच के वो लोग पैसे ले लेते हैं या फिर ऐसे. हाँ. ये बताइए, ये क्रिएटिंग अ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डिफिसिट है, क्या इंडिया में ये अलाउड है? हाँ, FRBM एक्ट के अंदर. नो नॉट अलाउड. अलाउड है. अच्छा अलाउड है, पर मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है बट कुछ लिमिट है. मना कर दिया गया है. अच्छा अब कौन सी कमेटी ने किया मैंने कोई बताया अभी? आपने लिखा भी होगा. नहीं लिखा है. इसको जो है ना वो कर दिया गया है, स्टॉप. ट्रेड वाला कोई कमेटी है इसके लिए, ट्रेड की वजह से. मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, मैं पता कर लूँगी क्या है. तो ये जो क्रिएटिंग न्यू मनी है ना टू देखिए जानते क्यों ऐसा कुछ नहीं बोला? क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम बन गया ना तो जब मनी की जरूरत पड़ेगी तो लोग जो है ना पैसा छाप के मनी कमिट कर लेंगे. इससे क्या है कि हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और इन्फ्लेशन कभी नहीं रुक पाएगा. तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है. हाँ, क्योंकि भाई जीडीपी कब बढ़ती है? ना कि प्रिंटिंग न्यू मनी, बल्कि गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन से बनती है जीडीपी. तो क्रिएटिंग अ न्यू मनी ये कोई जो है ना अच्छा ऑप्शन नहीं है. ये है. इसको जानते क्या बोलते हैं दूसरे टर्म में? मोनिटाइजेशन ऑफ डिफिसिट बोलते हैं. हाँ बराबर. और दूसरा भी एक मोनेटाइजेशन होता है. दो टाइप का डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, वेज और मीन्स एडवांस के थ्रू, है ना? हाँ. और एक अपना मोनेटाइजेशन के से भी जैसे, मतलब बट ये रोक दिया गया अभी. वेज और मीन्स एडवांस क्या होता है? लोग एक मिनट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देती है. RBI अरे उनका डेफिसिट करने के लिए लोन देती है. वो लोन कहाँ से आता है? पब्लिक से. नहीं, ऑप्शन कहाँ से आता होगा? उनका जो सर्कुलेशन वाला सिस्टम है उसमें से. यूज कॉमन सेंस. जो डिपॉजिट्स वो लोग बैंक लोग रखते हैं वही, CRR वो सब. हाँ गुड. तो वो जो होता है ना उसी को वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं. हाँ, और उसका जो उसमें इंटरेस्ट लेता है क्या RBI? हाँ. लोन है, क्यों नहीं लेगा? ये स्टेट को भी देता है, सेंटर को भी देता है. सेंटर को भी देता है. हाँ. तो ये है. ठीक है. सेकंड वाला बताइए. बराबर है. नहीं गलत था मेरा. सॉरी, गलत था. ओनली 2 किया मैंने. मेरे को ना सेकंड वाले पे डाउट था. फिर से यार वही गलती यार. मैंने क्या बता के रखा है? होल्डर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. नहीं, मैंने क्या बता के रखा है? अब इंक्लूड कर लो, मैं फटाफट करता हूँ. ठीक है. हेलो. हाँ काजल. जी भैया. हाँ ये ऑन कर लीजिए अपना PDF. हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं. अभी नंबर क्वेश्चन 2 पे हैं. हाँ, अपना PDF वाला ओपन कर लीजिए. जहाँ आवाज़ समझ में ना आएगी ना बता दीजिएगा आप. नहीं है क्या? नहीं वो आज नहीं है. ठीक है भैया, स्टार्ट कर. हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या आंसर लगाए थे? क्वेश्चन नंबर 1 सही है. अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया है. चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे.
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लगाए थे? क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 2 लगाया था। क्या 2? नहीं मैंने हाँ मैंने 2 लगाया था only। और आप क्या लगाए थे? 2। ए यार दिस इज नॉट फेयर यार। मैंने क्या बता के रखा है कि जब 3 या 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो उसमें केवल एक को हटा दीजिए। ए यार कम ऑन यार आप नहीं लोग। भैया बट ये ट्रिक नहीं, मेरे को एक्चुअली ये बताओ ना, फिक्स्ड होल्डर नहीं वो तो मैं समझाऊंगा, पहले मैं ट्रिक से कुछ सही कर रहा हूँ। अच्छा। एक काजल आप ऐसा क्यों किए यार? भैया क्योंकि ये जब समझ ही नहीं आ रहा था तो ऐसा जब नहीं बनता नहीं तो लगता है कि नहीं तो मैंने क्या कहा था, पहले अपना नॉलेज यूज करना है, जो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो है ना आप जो है ना मेरा वाला ट्रिक्स यूज कर लिया करें। हाँ एज ए लास्ट रिजॉर्ट है। हाँ जी, हालांकि मैं इसको समझाता हूँ ध्यान से। हाँ। देखिए अगर मान ली क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। हाँ। तो देखिए ध्यान समझिएगा। तो देखिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना तो किस पर जो है ना पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो है काजल आपसे मैंने उधार लिया 1000 रुपये, ठीक ना, आज लिया हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको जो है ना 5 साल बाद दूंगा ठीक ना, लेकिन 1000 ही दूंगा क्योंकि भाई दोस्त है तो इंटरेस्ट तो दूंगा नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ, अब देखिए जो 1000 मैंने आज आपसे लिया ना, मैं अपना मान लो कुछ चीज़ खरीद लिया, लेकिन 5 साल बाद वो 1000 जो मैंने खरीदा वो मैं आपको 5 साल ही दूंगा, लेकिन 1000 जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 साल में थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन भी तो बड़ा होगा ना। तो मतलब ये बताइए इसमें फ़ायदे में कौन है, मैं कि आप है? तो मतलब कि जो उधार लिया है वो फायदा में होगा ना, और जो उधार देता है वो नुकसान देगा। इन्फ्लेशन के केस में जो उधार लेता है वो फायदा में होता है और जो उधार देता है वो नुकसान में रहता है। अब इसका 4th वाला स्टेटमेंट पढ़िए, जो बोरवर होगा ना इसको फायदा होगा। ये क्या पूछ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ये 4 तो नहीं होगा ना। और ये देखिए आप अब मेरा एक कंसेप्ट और बताइए, बॉन्ड इशू और बॉन्ड होल्डर, इनमें से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? श्रुति आप बताइए। इशूअर को फायदा, इशूअर को फायदा होगा और बॉन्ड होल्डर को नुकसान होगा। ऐसा क्यों? इशूअर पैसा घुमाएगा ना, वो पैसा उसको मिल गया इन्फ्लेशन के टाइम। मैं इशू कर रही हूँ, ये इशू की आपको पैसा दिया, मतलब ये दे दिया, आपसे पैसा ले लिया। मतलब इशूअर यहाँ पे क्या है, बोरोवर है। बोरोवर है। हाँ समझ में आ गया काजल आपको? हाँ तो अब देखिए लेंडर्स, तो ये तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उधार दिया है ये। होल्डर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, वही बॉन्ड टाइप के होल्डर, बॉन्ड होल्डर। फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दिस इज ब्यूटीफुल ऑप्शन। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला समझ में आया आपको? क्या बोल रहा है मैं? जब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हाँ ये क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? इनकम जब बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। हाँ तो ये बताइए कि आज इनकम 500 रुपये है तो कल इनकम डेफिनेटली 500 से ज़्यादा होगी, राइट? तो मतलब हमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मतलब नुकसान होगा कि नहीं होगा इन्फ्लेशन केस में? बस तो यानी 1 2 3 जो है ना इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बस इसमें एक कंसेप्ट ध्यान रखिए कि उधार लेने वाले को हमेशा क्या होगा, उधार लेने वाले को फायदा होगा और उधार देने वाले को नुकसान होता है। बस इतना चीज ध्यान रखना था यार, इसका आंसर सीधे आ जा रहा है। होल्डर का भी थोड़ा ये था कि ये फिक्स्ड इनकम है ना। हाँ तो फिक्स्ड इनकम जो भी है बात सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड, मतलब वो रोक के रखा बॉन्ड होल्डर है। होल्डर है। अब ये तो मैंने आपको बताया था यार। नुकसान है, कोई बात नहीं भैया, बड़ा अच्छा गया ना आज का, मेरा बहुत अच्छा गया, मैं खुश हूँ ये वाली सिली को छोड़ के। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सही बताइए। हाँ देखिए सीपीआई जो होता है ना, ये इसके 4 एस्पेक्ट होते हैं। सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड सीपीआई रूरल लेबर।
तो देखिए जो सीपीआई कंबाइंड होता है ना, इसका जो बेस पीरियड है ना वो 2012 है। जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है ना, इसका बेस पीरियड जो है ना 2016 है। और जो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर है ना और रूरल लेबर, दोनों का जो बेस पीरियड है ना 1986 से 87 के आसपास है। ध्यान रखिए। 87। हाँ वही 86-87 के आसपास है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। तो अब देखिए फर्स्ट बात तो गलत है, क्योंकि जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर कहाँ से यार ये होगा। इसका जो कांसेप्ट क्या होता है, तो क्या होता है, NSSO होता है जो कि हाँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और बाकी सेकंड और थर्ड तो सही है। सीपीआई में क्या है ना, अच्छा तो RBI जो है ना इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किसको चूज करती है, सीपीआई कि WPI? सीपीआई। क्यों सीपीआई क्यों? सर्विसेज दोनों है। अच्छा बताइए हेड इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? इसलिए क्योंकि हाँ बोलिए। होलसेल प्राइसेस में टैक्सेस नहीं होते यार कुछ यार था। वो नहीं होते हैं, हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। ओके। हाँ वही। गुड। और एक रीजन और है, हाँ एक रीजन और है, वो थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे कि श्रुति ने बताया कि इसमें सर्विस इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड होती है ना। अच्छा बताइए हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन पूछ देता है एग्जामिनर कि व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीपीआई का WPI? हेडलाइन हाँ WPI है नहीं, काजल? सीपीआई। हाँ सीपीआई बोलते हैं। और एक और है फिर उसका हेडलाइन, और हाँ? एक और इन्फ्लेशन, Core core inflation। inflation, हाँ। हाँ जी। सीपीआई क्यों बोलते हैं इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन? क्योंकि ये जो है ना इकोनॉमी के रियल कंडीशन को बताता है ना, तभी तो RBI इसको सिलेक्ट किया है कि हम जो है ना इसी से डिटरमाइन करेंगे इन्फ्लेशन इंडिया का। कोर इन्फ्लेशन वो कोर चीज़ों को हटा के आता है, राइट? या इसमें से हेडलाइन में से ही। अच्छा इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। बताइए कोर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? कोर इन्फ्लेशन मुझे ज़्यादा क्लिक हो रहा है ये फ्यूल, ये सबको हटा के इन सबको हटा के फूड और फ्यूल को हटा फूड और फ्यूल को F को हटा के जो हाँ। भी रहता है उसको बोलते हैं हाँ कोर। जो हमेशा वोलेटाइल होता है ना उसको हटा दो, जैसे फूड और फ्यूल वोलेटाइल होता है। बाकी जो है ना जो बचा है ना उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। अच्छा ये बताइए कि WPI में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? देखिए CPI में तो होता है फूड और बेवरेज का, लेकिन ये बताइए कि WPI में किसका होगा? सर्विसेज का नहीं हो सकता। सर्विस तो और होता ही नहीं। वो बोलो ना ऑप्शन। काजल बताइए। ऑप्शन तो बोलो भैया। सीएससी का पेपर है, ऑप्शन बोलिए। हाँ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का होता है, लिख लीजिए। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा होता है किसमें? WPI में सबसे ज़्यादा वेटेज। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। ये बताइए इसको कौन रिलीज करता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये तो वो तो मिनिस्ट्री है। हाँ। कोई बॉडी होगी जो करती होगी, वो बॉडी इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना, लेकिन कोई बॉडी होगी जैसे जो बोल रहे हैं ना। WPI कौन रिलीज करता है काजल? WPI हाँ कौन करता है भैया? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और यही जो है ना ये जो है ना इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री को भी यही रिलीज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने एक सात चीज़ें पूछ लिया है। क्या बताओ? WPI और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। हाँ जी। अच्छा हाँ, क्योंकि ये हैवी चीज़ है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा बताइए फॉरेन से कोई चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, ये कौन देखभाल करता है? इंटरनल वो ट्रेड वाली को ट्रेड कौन ट्रेड? मिनिस्ट्री नहीं ट्रेड करेगा। कौन से ट्रेड है? मिनिस्ट्री पूछ रहा हूँ मैं। ऑप्शन बताइए भैया। ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं, एंड
नन ऑफ दिस तो मत डालिएगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस भी डाल दिया। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है यार। ऐसी कोई मिनिस्ट्री है नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मैं जानबूझ उसके फंसाने के लिए डाला हूँ। कॉमर्स इंडस्ट्री है। हाँ हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। कोई भी चीज़ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी ना, ये सब देखभाल यही करता है। ठीक है। ये तो 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेटर किसका होता है? कौन का? 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे बेटर ये आता है, ऑर्डर सेट करने के लिए आता है। हाँ, ऑर्डर सेट करने के लिए आता है ये। हाँ, कोल का ही लग रहा है मुझे भी। अरे नहीं यार, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। हाँ, हाँ, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट का। पेट्रोलियम फिर रिफाइनरी है ना? नहीं, दोनों एक साथ ही है। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फिर इसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, फिर कोल है, फिर क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है, फिर सीमेंट है, फिर फर्टिलाइजर है। इसको लिख लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी है, दे देगा 4 अरेंज करने के लिए। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर पे है, फिर सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, एक मिनट, पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्ट, हाँ, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ, फिर स्टील है, हाँ, फिर कोल है, हाँ, फिर क्रूड ऑयल है, हाँ, फिर नेचुरल गैस है, हाँ। फिर सीमेंट है, फिर लास्ट में फर्टिलाइज़र है। ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइज़र लास्ट में है और सबसे शुरू में पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट। ये 2 चीज़ को ध्यान ही रखिएगा। अगर 2 चीज़ आपको याद तभी आप आंसर ला सकते हाँ, हैं। ये मेरे को पता है। कल पूछूंगा ना फिर से हाँ, देखिए। हाँ, पूछ लो भैया, बताइए। आगे चले। ओके भैया। हाँ, ये तो पूरा फैक्चुअल है, ये मेरे को नहीं पता था। गलत है। मैं इसका शॉर्ट कर बताता हूँ आज आप लोगों को। देखिए, एक 5 ईयर प्लान जो है ना 5 साल का होता है, हाँ, राइट? तो अब क्या है कि ये पूछ रहा है अच्छा, आप लोगों को ये पता था क्या कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब आया था? 2010 में आया था। 2010 में आया था। मेरे को ये पता था। तो अब देखिए, अब बोल रहा है 11, तो 11 पता क्या होता है? 55 साल हुआ। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 से स्टार्ट हुआ है। तो कितना हो गया? 2005 हुआ। हाँ। अब जो है ना, चूँकि इंडिया में जो है ना क्या हुआ था, एक बार जो है ना इंडिया जो है ना उससे 1981 से नहीं यहाँ पे स्कैम हुआ था। स्कैम हुआ था, तो 3 साल का वो 2004 हॉलीडे प्लान हो गया था। 3 साल का हॉलीडे प्लान हुआ था ना, वो था। कोलगेट स्कैम। नहीं यार, 1966 में जो है ना लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद जो है ना 3 साल का हॉलीडे प्लान हो गया था। अच्छा। और फिर 2 साल का जो है ना इंडिया पाकिस्तान से युद्ध हो गया था। तो इन 2 साल के बीच में जो है ना 5 साल का गैप हो गया था। यानी 5 साल पीछे है। यानी मैंने क्या किया, 11-55 किया, 2005 आया और फिर 5 जोड़ दिया 2010 में आज ऐसा मैंने किया था। मतलब कि देखिए, चूँकि 1951 से स्टार्ट हुआ है 1951 से, तो मैंने फिर उसको ऐड करता गया। ये तरीका है। ठीक है, मतलब बेसिकली आपने वो लगाया 2000 और आपको क्योंकि हाँ। 2 इंसिडेंट्स भी पता था। हाँ। जो कि था क्या, 1966 का एक वो हॉलीडे प्लान आया था 3 साल का। और फिर एक बार और आया था 2 साल का, 1978 से 1980 के बीच में। इसमें भी आता, क्योंकि इसमें इनस्टेबल गवर्नमेंट थी। 78 से 1980, 5 साल पीछे चल रहा है मतलब अपने हाँ। उससे। ठीक है, समझ हाँ जी, गई। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए काजल। सही था मेरा। ये मेरा गलत था। ये अब मेरा टू द strong इशू point ऑफ डिफ्लेशन। देखिए, डिफ्लेशन क्या होता है कि डिक्रीज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? ये होता है ना। तो ये बताइए कि अगर डिफ्लेशन को कम करना है तो आरबीआई क्या क्या करेगा? कहने का मतलब ये है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है, ठीक ना? ये कहने का मतलब ये बताइए, अगर देखो मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो देखिए क्या क्या करना पड़ेगा उसे। रिडक्शन इन रेपो रेट, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए अगर रेपो रेट कम करेगा तभी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, फर्स्ट राइट है। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगा तो लोगों के पास मनी ज़्यादा होगा मार्केट में, यानी ये भी होगा। सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाला, इंक्रीजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। यदि आरबीआई बैंक को बोल दिया कि आपको इतना लोन मेंटेन करना है, तो कहने का मतलब ये कि आप फिर उतना लोन मेंटेन करना, मतलब कि लोन कम दे सकते हैं यहाँ मार्केट में, यानी लोन कम होगा, जबकि यहाँ पे ज़्यादा करना है। थर्ड गलत है।
फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, इट्स ऑफ नो बॉन्ड। यदि नया बॉन्ड मार्केट में आएगा तो लोग बॉन्ड खरीद लेंगे और पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास, यानी ये भी गलत होगा है, इसलिए आंसर 1 और 2 होगा। ये बहुत कॉमन सेंस था काजल, क्यों गलत कर दिए? अब समझ में आ गया ना? हाँ देख कहने का मतलब ये है ना कि देखो डिफ्लेशन को कम करना है, इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है मार्केट में, सिंपली स्पीकिंग। देखिए चीज़ों को ना सिंप्लीफाई किया करें, जस्ट सिंप्लीफाई द थिंग्स, अपने आप आंसर आ जाएगा, और नहीं आएगा तो बताइए फिर। कैसे नहीं आएगा? हाँ जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, एक यहाँ पे टर्म आया है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, हाँ ये क्या होता है? मुझे पता है ये। बताइए। ये ना जब देखो ये GSAP का उल्टा होता है। GSAP में क्या होता है कि खरीदती है ना गवर्नमेंट और इसमें स्टेबलाइज में बेचती है bonds। मतलब कि मनी सप्लाई को इसमें कम करना चाहती है, नहीं मनी सप्लाई को कम करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है ना? नहीं कम करना चाहती एक है। मिनट क्या बोली मैं? हाँ बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं मेरा सही है, क्लियर देखो मैं लिख के कर लूँगी। स्टेबलाइजेशन उसका वर्ड लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई ज़्यादा है उसको कम करना चाहती है। वही और ऐसा क्या होता है कि जिसमें जो है ना खरीदती भी है बेचती भी है। ओमो। हाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा। उसमें एक ऑपरेशन ट्विस्ट होता है, वो क्या होता है? ऑपरेशन ट्विस्ट होता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का होता है ये। हाँ शॉर्ट टर्म क्या करती है, सेल करती है, लॉन्ग टर्म परचेज करती है। शॉर्ट मतलब सेल, अब तो मैंने उसको ऐसा रखा, हाँ मैंने उसको ऐसा रखा है। गुड, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7। ये मेरा गलत हुआ था, आपका भी गलत। यार मेरा गलत होगा ये, मैं ऐसा देखिए अच्छा देखिए काजल आपका क्या है ये? गलत है। ए यार कमान है यार। एक्चुअली देखो मैं बताती हूँ क्यों गलत हुआ। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज जब कोई भी इंसान सस्ते में, जैसे चाइना का माल है नहीं मैं बताता हूँ, हाँ अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि यदि मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हो और आप डाउट में हो जाए ना, तो उसमें से ओड का आंसर ओड होता है, यानी 3 में दिया तो यदि आंसर 1 हो जाए या फिर 3 हो, तो इसमें क्या है ना कि उसने इंटरचेंज कर दिया है, काउंटर को इसने ऐसा कर दिया है, इसको ऐसा कर दिया, इसलिए मैंने ऐसा किया है और सिक्योरिटी सही है। अच्छा। या आप यहाँ से भी काजल आपको बताया था, मैं नहीं बताया था, इंटरचेंज कर देता है 2 को ना। यार आप लोग ट्रिक से यूज नहीं करते यार, डिसअपॉइंट कर देते हैं आप लोग यार। ट्रिक नहीं मारा मैंने इसलिए भैया डिसअपॉइंट। अब देखिए आप बात करते हैं कंसेप्ट के। हाँ। देखिए ये बताइए, मान लीजिए कि क्या है कि चाइना को जो है ना बहुत बड़ा ग्रोथ करना है, तो क्या करता है ना कि क्या है ना कि जो वहाँ के प्रोड्यूसर है ना, मान लीजिए कि उनकी अरे मान लीजिए कोई वहाँ के प्रोड्यूसर हैं, है ना, मान लीजिए वहाँ के प्रोड्यूसर हैं, उनकी वो कोई चीज़ बना रहे हैं 100 रुपये की, ठीक ना। अब क्या है कि उनकी लागत 100 रुपये की आई है, तो वहाँ जो है ना वो दे देता है सब्सिडी, लो भाई 20 रुपये मैं आपको अपने से दे रहा हूँ, लेकिन तुम मार्केट में इसको 80 में बेचो। तो ये बताइए कि अब उसके गुड्स को सब खरीदेगा अगर बाहर बेचेगा तो अब देखिए इससे जो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको क्या होगा? नुकसान होगा। यानी उसने सब्सिडी दी है अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, तो इंडिया बोलता है अरे भाई मैं भी होशियार हूँ, मैं लगा दूंगा क्या ड्यूटी, मैं जो है ना जो आप किए हैं ना मैं इसको काउंटर करूँगा। अच्छा जो आप सब्सिडी दिए हैं ना मैं इसको काउंटर करूँगा। ओके। तो इसी को बोलते हैं काउंटर बिलिंग ड्यूटी। ऐसे लिंक करना चाहिए। हाँ अब लिंक हो गया ना फॉरएवर। समझ गए काजल ना, मतलब कि वो दे रहा था सब्सिडी, तो बोला भाई अरे भाई मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ यहाँ, भाई इंडिया जो है ना लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक ना, आप उधर से लगाओ सब्सिडी, मैं काउंटर कर दूंगा। तो मतलब जब भी सब्सिडी की बात होगी ना हमेशा काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगेगी। अब देखिए अब एक और तरीका देखिए, अब क्या करता है ना कि इंडिया बोलता है अपने प्रोड्यूसर को कि एक काम करो ना कि तुम जो है ना सैमसंग के मोबाइल लगातार बनाओ बहुत सारा बना दो, और आपको पता है कि जब चीज़ें बहुत सारी बन जाती है ना एक ही चीज़, तो उसकी प्राइस ऑलरेडी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो अब जब देखिए जब चीज़ ज़्यादा हो गई तो उसकी प्राइस कम हो गई, तो अब क्या करता है इंडिया ना कि उसी चीज़ को जो है ना इंडिया में बेच देता है। तो यानी वो डंप कर रहा है काइंड ऑफ ना कि चीज़ें सस्ती प्रोड्यूसर को डंप कर रहा है। इसको इंडिया में ही वो चाइना मतलब कि उसको उस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करके इंडिया में डंप कर रहा है। देखिए देखिए चाइना को ये चीज़ पता है कि ये चीज़ इंडिया में डिमांडिंग है,
तो वो अपने देश में ज़्यादा उस चीज़ को प्रोड्यूस कर देता है, तो वो चीज़ की उसके कंट्री में वो चीज़ सस्ती हो गई, अब वो बेच देता है इंडिया में, तो इंडिया वाले खरीदेंगे ही क्योंकि उस चीज़ सस्ती है। लेकिन इंडिया होशियार है, बोलते हैं भाई इससे मेरे प्रोड्यूसर को नुकसान होगा तो मैं लगाऊंगा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाऊंगा, क्योंकि तुम डंप कर रहे हो। वही सीखा ये। हाँ जी, तो ये होता है, यानी सब्सिडी के अलावा जो भी प्रोड्यूसर कम प्राइस कम होता है ना उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। हाँ जी, आप कंसेप्ट पकड़िए, उसमें मत जाइए, कंसेप्ट पकड़िए, हो गया। वो एग्जाम्पल दिया है, वो उसमें जाइए, कंसेप्ट पकड़िए, कंसेप्ट। और फिर एक चीज़ और, ये सेफगार्ड ड्यूटी क्या है आप बताओ, क्या है ना कि नहीं सुनिए ना, देखिए अब इसमें ना सब्सिडी दे रहा है और ना जो है ना डंप ही कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है अपने जो कि जैसे मान लीजिए कि देखिए कि क्या है कि देखिए चाइना के जो वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है ना वो देखते रहते हैं कि इसमें किस देश में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उस चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा रहती है ना तो वो चीज़ जो है ना उस कंट्री में लगातार भेजता रहता है। तो मतलब कि क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी इंडिया में किसी चीज़ की, देखिए अगर जैसे अगर मान लीजिए कि ये जो हम लोग ये आईफोन जो है ना अभी इंडिया में कम है इसलिए महंगा है, अगर यही आईफोन अगर इंडिया में ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे क्या है ना कि क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगा ना, और है ना, तो इंडिया इसको रोकने के लिए जो है ना एक लगातार ड्यूटी उसको सेफ गार्ड, मतलब बचने के लिए उसको सेफ गार्ड ड्यूटी, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए उससे बचने के लिए जो ड्यूटी लगती है उसको बोलते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी, उसका नाम ही है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों में बेसिक डिफरेंस ये है, एग्जाम में इसमें कंफ्यूज करेगा फिर कंफ्यूज होंगे, इसलिए अच्छे से ध्यान रख लीजिए। दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, दोबारा सीधे पूछूंगा मैं। हाँ जी, अब आई थिंक इससे ज़्यादा आसान तो मैं नहीं बता सकता यार। आई थिंक मैंने ईजिली से बता दिया है एग्जाम्पल से कि ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन्फ्लेशनरी गैप। बताइए काजल, सही है आपका, आप बताइए। हाँ सही था ये, सही था। बताइए, आप बताइए इन्फ्लेशन गैप क्या होता है। देखो मेरे को इतना समझ गया कि कुछ तो इट वाज रिलेटेड टू सम लेवल ऑफ समथिंग एंड आई बीइंग लो एट दैट लेवल, या फिर कुछ डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस। ओके, हाँ तो किस चीज़ का डिफरेंस है? तो यहाँ पे ये है ना, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वो वाला मतलब यहाँ पे ना एक चीज़ को कांस्टेंट रखा गया है, डिमांड बढ़ गई और प्रोडक्शन उतना ही है, तो वो जो गैप आया वो आप देख के बता रहे हैं। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका। आप बताइए काजल, कुछ आपको है क्या होता है ये? सिंपल जानते क्या है, देखिए, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन समथिंग इट मीन्स कि यू हैव लैक ऑफ नॉलेज और यू कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, तो इट इज़ बाउंड टू फॉरगेट, मतलब जो है ना वो हमेशा भूल जाना तय ही है। तो जब तक आप उसको अपने लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए तो मान लीजिए कि इट इज़ बाउंड टू फॉरगेट। मैं बताता हूँ, देखिए आपको पता है कि ये बात कर रहा है इन्फ्लेशन की, यानी इन्फ्लेशन एक तो होता है डिमांड की साइड से और एक होता है सप्लाई की साइड से। अगर डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा हो गई तब भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, या फिर सप्लाई कम हो गई तब भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, राइट। लेकिन ये सप्लाई वाला कंसेप्ट नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं हो पाई तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, सप्लाई से मतलब नहीं है यहाँ पे। हाँ, ध्यान रखिएगा। क्या कहा भाई आपने, फिर से कहिए तो। देखिए, इन्फ्लेशन दो टाइप से बढ़ सकता है, या तो किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? नहीं, सुनिए, पहले मेरा कंसेप्ट सुनिए मैं क्या सुना। इन्फ्लेशन दो टाइप से बढ़ सकता है, राइट। या तो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए, है ना, और सप्लाई उतनी ही रहे, या फिर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत कम हो जाए तब भी जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है ना, ये तब होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए और प्रोडक्शन लेवल उतना ही रहे, तो उसके बीच जो गैप होता है ना उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब कि डिमांड ज़्यादा रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो पाया, तो जो है ना जो गैप बीच में हो गया ना उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये बताइए कि डिफ्लेशनरी गैप किसको बोलेंगे फिर?
डिफ्लेशनरी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम। हाँ, इसी का अपोजिट हो जाए। देख, हाँ ये देखिए दिया भी है, डिफ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय व्हिच। हाँ जी, पर अभी तो आपने बोला कि इसमें डिमांड और सप्लाई का नहीं है। अरे यार सप्लाई का नहीं यार, इनको समझाइए, आप समझाइए। नहीं देखिए काजल आप समझ नहीं पाए, देखिए मैं बोल रहा हूँ। समझिए, पर मैं आपकी बात में कंफ्यूज हो गई। नहीं, मैं समझी तुम कहाँ कंफ्यूज हुई। देखो काजल, मतलब यहाँ पे ना दो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, राइट? तो वैसे याद रखो, एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश, है ना? मैं बस इतना पूछ रही हूँ, मतलब भैया ने बोला था ना कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का नहीं है, पर मुझे नहीं, डिमांड सप्लाई का होता है। नहीं, वो तो कॉस्ट पुश जो मैं बोल रही हूँ ना, कॉस्ट पुश वो नहीं है, तो डिमांड का है, ठीक है? डिमांड का है यार, सप्लाई का नहीं है, ये बोल रहा हूँ। मतलब सप्लाई स्टेबल रहेगी, डिमांड इधर उधर होगा, ये बोल रहा हूँ मतलब मैं। वो सप्लाई को कांस्टेंट रखो, डिमांड हाँ। के ऊपर डिपेंड हो जाओ। हाँ जी, ये है, सप्लाई को कांस्टेंट रखना है। हाँ, मैं समझ गई। यहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। अभी तक मुझे थोड़ा मतलब ये था कि डिमांड और सप्लाई में गैप, बस इतना नहीं, उस डिमांड सप्लाई में गैप को थोड़ी बोलती है मिसिंग गैप, नहीं। पता था मेरे को, मतलब कि ये थोड़ा मैं अपने डब में बता रही हूँ। पर अभी ये है कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई उतनी ही रहेगी। हाँ, तो ये है, मतलब सप्लाई को कांस्टेंट रखना है। और अभी डिफ्लेशनरी में उल्टा हो उल्टा हो जाएगा, हाँ। सप्लाई अपना बढ़ जाएगा और डिमांड उतनी की उतनी है। नहीं, तो सप्लाई को कांस्टेंट रखना हाँ, है, सप्लाई डिमांड कम हो जाएगा। हाँ, इन्फ्लेशनरी गैप को डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं क्या? यस, गुड, या नाउ गॉट द पॉइंट, या हाँ, लिखा भी तो है। नहीं लिखा, मैंने कुछ लिखा है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेस इफेक्ट, ये तो बन गया होगा आप लोगों से, हाँ, है ना? मतलब कोई चीज़ फिक्स है, उस बेस पे वैसे क्या फिक्स है इंडिया में? इन्फ्लेशन का क्या है बेस? 2011। हाँ, वही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये तो फैक्चुअल है यार, ये वाला मेरे को मैंने छोड़ दिया ये। हाँ, नहीं आता है तभी इसको अटेम्प्ट करो, है ना? इसको याद कर लीजिए आप लोग कि है ना 1934 में जो है ना विश्वेश्वरैया प्लान आया था, है ना? ये बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए था। और जो बॉम्बे प्लान है ना, ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री के लिए था, मतलब कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था, ये तो पता 1944 में। और जो पीपल्स प्लान है ना, इसका नाम है पीपल, यानी जो है ना ये सोशलिज्म के लिए, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ये एमएन रॉय इसका फाउंडर था 1945 में। बॉम्बे प्लान आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एक मिनट भैया, 1944, और फिर वो था पीपल्स प्लान, वो किसका कब आया था? 45 में, एमएन रॉय। अच्छा, ये कम्युनिस्ट हुए, यही तो थे जो वो आईएनसी के लिए आए थे पहले। नहीं, कॉन्स्टेंट असेंबली का वो दिए थे, है ना, पहली बार। हाँ, यस, यू आर गुड। चलो 11। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, मेरा सही था। ये अच्छा क्वेश्चन था, बताइए। ये बन गया है। ओह नाइस। अब इसका आप लोग समझाइए मेरे को। अब मैं पूछता हूँ, सीधा इसका 5 को काटो, खत्म, आगे आंसर। नहीं तो थर्ड क्यों गलत होगा? मेरे को कंसेप्ट चाहिए ना। अरे इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरे को पैसा मिल रहा है, तो थोड़ी मेरे पास डिमांड बढ़ रही है। जैसे आज अगर पहले पिछले ज़माने में, जैसे दादी बोलती थी मेरी, पिछले ज़माने में समझो मछली अगर 5 रुपए की थी, ठीक है, तो इनकम भी वैसे ही था उनका। 2 रुपए इनकम होगा तो 5 रुपए की मछली है। आज का इनकम है तुम्हारा 15,000, तो वो उसी हिसाब से बढ़ेगा ना पैसा भी। तो वेजेस वाला इंडेक्स एक ऐसा भी होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, जो आरबीआई निकालता है इन्फ्लेशन के हिसाब से वो कर रहे हैं। समझ, ठीक है, मतलब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 12 भी सही था मेरा। 12 नंबर बताइए, ये फैक्चुअल है पूरा, है ना? गरीबी हटाओ किसमें आया था? कौन से 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ कौन आ रहा है? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। काजल, गरीबी हटाओ, ये सुना लग रहा था। से पहले आया था। कौन लाया था मेरे को याद आ रहा है, आप ऑप्शन दोगे तो मैं बोल दूंगी। अरे इंदिरा गांधी के पहले वाले प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम था उनका? लाल बहादुर शास्त्री। नहीं मेरे, नहीं, उन्होंने ही लगाया था या फिर इंदिरा गांधी ने? लाल बहादुर शास्त्री ने लाया था जय जवान जय किसान। हाँ, इंदिरा गांधी ने लाया था ना गरीबी हटाओ। मेरे को नहीं लग रहा। इंदिरा गांधी नहीं लाया था। अच्छा, अब कौन सा 5 ईयर प्लान? 5th 5 ईयर प्लान। ये जो लिखा है ना 25 प्रोग्राम, उसी से लिंक है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी।
कोई बात नहीं, याद कर लीजिए आप लोग। हाँ ये याद करना पड़ेगा, ये तो फैक्चुअल है। नहीं, पर लिंक कैसे करवाया मैंने कि 25 जो प्रोग्राम है ना वो वही है। हाँ बोला था, देखिए जानते उनका एक नारा बहुत फेमस है, उन्होंने कहा था नहीं, लोग बोल रहे थे कि इंदिरा को हटाओ, उन्होंने बोला इंदिरा को नहीं, गरीबी को हटाओ। 5th 5 ईयर में लाया दिस इज कॉल्ड यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ उन्होंने कहा कि अरे इंदिरा क्यों हटाओगे भाई, गरीबी को हटाओ। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। 9th ये वाला सही है, इसका क्या है? हाँ सही है, ये भी सही है, 3 हाँ, हो गया। ये अच्छा LPG। हाँ PG, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए काजल। ये मुझसे नहीं करना है। हुआ मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं किया है आप? ये मैंने ट्रिक से किया अटेम्प्ट, मेरे को नहीं आ रहा था ये। ट्रिक्स मतलब कि एक कोई गलत होगा। हाँ नाइस, मुझे अच्छा लगा यार। कभी तो ट्रिक यूज हुआ आपका। हाँ यार कुछ यार मेरा यार, आप लोग ट्रिक्स यूज नहीं करते, बहुत बुरा लगता है यार। तो अच्छा लगता है यार कि चलो मेरा ट्रिक्स पॉपुलर हो रहा है। ये एक्चुअली मेरे खुद के, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस। हाँ यूज नहीं भी होता आपका। अरे तो कभी कभी देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ से तो कुछ नहीं तो अच्छा है ना नहीं यार। बट एक पता होना चाहिए इसमें, एक तो पता होना चाहिए, तब यू कैन अप्लाई द ट्रिप्स। अभी हाँ। तुम मतलब ऐसे ही नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, बट ठीक वो है। तो पता थे पर वैसे भी इनोवेशन जो है ना, नीतियों का हाँ। काम नहीं है यार, इनोवेशन लाना। ये तो कोई दूसरे नेशन कर देगा ना, कॉमन सेंस है। ग्लोबल वाला है वो। हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करेगा उसको, इनोवेशन, बस उसी को हटा दीजिए, बाकी सब सही है। अच्छा ये मैंने पढ़ा। ये फैक्चुअल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब आप लोग इसको समझाएंगे। आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोगों का सही था काजल? सही था मेरा, ये मैंने नहीं किया था। मेरा हाँ सही तो था। इसको आप श्रुति समझाएंगे, समझाइए श्रुति। इससे आपका इंटरव्यू स्किल बढ़ेगी। देखो मैंने कुछ दिमाग लगाया। इट वाज हाँ। लाइक इन, देखो मैंने जहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ी है, इलास्टिकनेस मतलब कि अगर मैं ये चेंजिंग होना, चेंज होना, होना, जैसे हाँ। देखो जैसे आप एक दुकान पे जा रहे हो, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, ठीक है, वो आइसक्रीम आप मतलब आप रह ही नहीं सकते बिना खाए, ठीक है, तो हर दिन आपको ज़रूरी है वो खाना, तो आप वो दुकान पे जा रहे हो, आज आप उसका भाव है आइसक्रीम का 10 रुपये, ठीक है, तो आपने ले लिया, आपको कल भी वो खाना ही है आइसक्रीम, आप दुकान पे गए, उसका भाव है 20 रुपये, फिर से आपने ले लिया, मतलब वो इलास्टिक हो गया, थोड़ा बढ़ गया भाव, उसका 10 से 20 हो गया तो भी आपने लिया, परसों 30 हो गया तो भी आपने लिया, लेकिन उस डिमांड डजंट डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ। हाँ मतलब चेंज हो जाता है। जैसे अगर समझो अभी 50 जब ट्रिगर हुआ तब मैंने बोला अब नहीं, इतना तो मेरा बजट नहीं है, तो उसकी तभी 50 पे इलास्टिसिटी खत्म हो गई। 10 से 50 तक वो इलास्टिक था, ऐसा मतलब मैंने समझा, मुझे नहीं पता, भैया करेक्ट करेंगे, ऐसा ही होता है, मतलब ऐसे ही मैंने थोड़ा उसको trick सिंपलीफाई लगाया। कीजिए, आप बहुत बड़ा ले गए यार, मतलब देखिए समझ गई ना काजल तुम? इन इलास्टिक, आपने इलास्टिक बताया। हाँ ना? इलास्टिक, तो इन इलास्टिक उसका उल्टा। हाँ वही, मतलब कि प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगी कंज्यूमर की डिमांड। हाँ इन इलास्टिक मतलब ये कि अगर सप्लाई बढ़ती है घटती है, मतलब जो है ना, तो उस पर कंज्यूमर का रिएक्शन जो है ना रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। मतलब देखिए, अगर सप्लाई बढ़ती है तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ाएगा, इसे बोलते हैं इन इलास्टिक, मतलब चेंज नहीं हुआ वो। तो देखिए, तो अगर मान लीजिए कि मैंगो है, वो मैंगो लगातार सप्लाई हो रहा है मार्केट में, लेकिन जो है ना, क्या है ना कि जो है जो कंज्यूमर है ना, वो क्या कर रहा है, और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो आप बताइए कि जो टैक्स जो है ना ज़्यादा पे कौन करेगा यहाँ पे? टैक्स कौन पे करेगा? वापस दुकान वाला, कौन वाला? दुकान जो मैंगो बेच रहा है। यस, तो यही इसका बोल रहा है सेकंड वाला स्टेटमेंट। देखिए, ये टैक्स इज शिफ्टेड बैकवर्ड द प्रोड्यूसर, द सप्लाई इज रिलेटिवली मोर। मतलब देखिए, मैंगो बढ़ गया मार्केट में, लेकिन कंज्यूमर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो भाई अब भाई तो वो तो ला दिया भाई सप्लायर, तो भाई वही बियर करेगा अब ना। और इसी का उल्टा क्या होगा, वो वाला कि मतलब जो है ना कि अब भाई कंज्यूमर को डिमांडिंग है, तो वो तो खरीदेगा ही भाई। अब तो जैसे साल्ट हो गया, अब साल्ट अगर 100 रुपये किलो, साल्ट अगर 100 रुपये किलो भी हो गया ना, तब भी उसको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि साल्ट की बिना सब्जी, मतलब साल्ट एसेंशियल गुड्स है ना यार। तो मतलब जो है ना कि इसलिए, तो मतलब कि जो है ना कि अगर डिमांड इनइलास्टिक है
तो वो जाएगा कंज्यूमर पे बर्डन। अगर सप्लाई इनलास्टिक है तो वो जाएगा प्रोड्यूसर पे बर्डन। ये ध्यान रखिएगा, सिंपली स्पीकिंग। हाँ, डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब कि ये डिमांड जो है ना इनइलास्टिक है, मतलब हाँ एज कम्पेयर टू सप्लाई, हाँ तो वो जाएगा कंज्यूमर पे बर्डन। और इसी का उल्टा हो जाएगा, यदि सप्लाई इनइलास्टिक है तो फिर जाएगा प्रोड्यूसर पे बर्डन। ये ध्यान रखिए, अरे कंसेप्ट ध्यान रखिए, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना? आई थिंक चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, फिलिप्स कर्व। राइट था ये तो। पहले मेरे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बताइए, इन्फ्लेशन बढ़ने से, सिंपली स्पीकिंग, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ेगा? पहले बताइए काजल, आप बताइए, इन्फ्लेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब एज ए जनरल बताइए। इस पे क्या पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट पे? हाँ, एम्प्लॉयमेंट पे इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, घटता है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। कैसे? एग्जाम्पल? जैसे कि थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। हाँ, जैसे तो कि आप देखो, इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, तो मतलब मुझे पता है इसका डिमांड ज़्यादा है कोई भी एक चीज़ का, तो वो मैं और लाके बेचने लगूंगी, सब लाके बेचने लगेंगे, तो बहुत सारी दुकान की ठेला खुल जाएगा, वही सब सामान बेचेंगे टिल अ पॉइंट कि हाँ वो एग्जॉस्ट हो जाए या फिर जो भी, तो तब तक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। बट इसका कुछ तो है, मतलब एक्चुअली मैंने जब पढ़ा था ना फिलिप्स का, उसके बाद रिड्यूस भी होता है, ऐसा कुछ तो इसका ऑपोजिट एक आया था। आप समझ गए काजल क्या बोल रही हैं? नहीं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, हम 3 लोग मान लीजिए अभी अनएम्प्लॉयड है, मान लीजिए, राइट? अब हम लोग, हाँ ठीक है, हाँ एग्जाम्पल्स, अब हम लोग को पता चल गया कि भाई क्या है ना, कि इसमें क्या है कि यूपीएससी का फॉर्म आ गया है, लोग ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे, तो हम तीनों ने क्या कर दिया, साइबर कैफे खोल दिया है, लोग फॉर्म भराने आएंगे, क्योंकि डिमांड है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी भाई ना, फॉर्म भरवाने की 500 रुपये बढ़ जाएगी, तो क्या हुआ ना कि मतलब कि देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ना, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी ना कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ से जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कैसे बताइए, कैसे बढ़ेगी यहाँ पे? कैसे? कोई लेगा ही नहीं ना। हाँ, कोई लेगा ही नहीं फिर वो सब डिफ्लेशन मोड पे आ जो जाएंगे, लोग, हाँ जो लोग वर्कर है ना, वो भी जो है ना अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे फिर। हाँ, कोई आ ही नहीं रहा। तो यही बोलता है फिलिप्स कर्व, ये बोलता है कि रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ये इसी की बात कर रहा है। रिवर्स है, मतलब अच्छा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये बोल रिवर्स है। समझ में आ गया काजल आपको? हाँ भैया। हाँ, सेवनटीन नंबर देखो, फिर प्रो फैक्चुअल है यार। हाँ, ये मेरा गलत हुआ था थोड़ा, मैंने ओनली 1 मारा था। ये इसको याद, आपके ट्रिक से। अच्छा, अरे तो थोड़ा बहुत पता भी यार, ये स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हाँ, ये मेरा सही हुआ, ये देखो, हाँ, मैंने सही किया। तो फिर बट मेरा ई अमृत, ई देख, ई मतलब क्या है, जहाँ ई बढ़ा जाए ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्या, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, बट ये शून्य पे मेरे को कंफ्यूज नहीं, तो फिर आप सोने पे कंफ्यूज था ना। हाँ। अब देखिए 3 है, ऑडियो होगा। टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी बाय सेलेक्टिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द अर्बन फ्रेट सेक्टर। एयर क्वालिटी, तो ये मेरे को लिंक नहीं बना मेरे से। शून्य कंपाइन, शून्य सेटिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाँ, तो मतलब शून्य करना है, मतलब पोल्यूशन को, सही। तो ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इसको तीनों को जो है ना आप लोग को याद कर लीजिए। हाँ, ये तो याद है, डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट वाले लगाएंगे। हाँ। ई अमृत तो वही, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कुछ होगा, और हाँ। शून्य वाला, अरे बाप। 18 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ये मेरा बराबर। लेफर मतलब लोफड़ होता है, मतलब जो टैक्स देते नहीं है, बस लिखा है तो टैक्स। अगर मान लीजिए टैक्स रेट बढ़ा दी गवर्नमेंट ना, तो टैक्स बोल के भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा, मतलब कहते हैं ना कि वो लोफड़ है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तो मतलब लेफर हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। तो मतलब कि टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू से लिंक है। अच्छा, आपने, हाँ, ये एंजल क्या होता है, ये लिखा ही होगा नीचे, मैं देख लूंगी। एंजल का तो बहुत इजी है यार, बता भी था आपको। हाँ हाँ, पता है मुझे, देख लूंगी। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी बढ़ गई, हाँ 2 लाख रुपए हो गई, तो आप जो है ना फिर नई नई चीज़ खाएंगे,
नहीं अब तो चलेंगे, आज वहाँ खाएंगे, आज जो है ना वहाँ चलेंगे, है ना। तो मतलब कि जो है ना वो मतलब कि हाउस होल्ड अगर इनकम बढ़ जाती है ना तो किसी चीज़ को खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं एंजल कर्व। ओके, फिर होता है कुजनेट्स कर्व। ये क्या होता है? कुजनेट्स तो पता है ना, वो मतलब ये है शुरू में जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है ना तो सस्टेनेबल, तो क्या है ना कि इनइक्वालिटी जो है ना कम होती है, लेकिन एक समय के बाद जो है ना फिर इनइक्वालिटी बढ़ने लगती है। इसे बोलते हैं यू शेप बोलते हैं। ये इसे बोलते हैं कुजनेट्स कर्व। ये नेचर से लिंक्ड है ना कुजनेट्स वाला? कैसे? वही था ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो अपना नेचुरल का वो डिग्रेडेशन या कुछ तो डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्जांपल। मैं बताता हूँ, सुनिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ को तो यहाँ पे आप जीडीपी समझिए। तो ये मान लीजिए कि जैसे हम लोग अभी मान लीजिए कि ठीक है जो है ना, मतलब हम लोग अभी जॉब नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि मुकेश अंबानी, अब मुकेश अंबानी क्या है ना कि बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, राइट है ना। तो क्या है ना कि इससे तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी ना, लेकिन क्या हम लोगों की इनकम बढ़ी? नहीं। तो मुकेश अंबानी तो आगे बढ़ गया, लेकिन हम लोग नीचे रह गए ना। मतलब कि शुरू में जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन वही उसकी इंडस्ट्री में हम लोग काम करने चले जाएँ अब, क्योंकि भाई अब चूँकि अब उसे इंडस्ट्री खोल लिया ना, तो हम लोगों की भी इनकम बढ़ने लगी, क्योंकि हमको वो क्या देगा, बेच देगा। तो वो है इसका काइंड ऑफ मतलब जो है ना। अच्छा, कुजनेट्स वाला। हाँ, तो ये है। काजल आपको समझ में आ गया? जी भैया। हाँ, ये है। और फिर लॉरेंस कर्व तो पता है आप सब लोगों को। क्या था? इनकम बढ़ रही है प्लस द क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ टोटल इनकम बाय द क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन। इनकम जो है ना पॉपुलेशन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इसकी बात करता है लॉरेंस कर्व, सिंपली स्पीकिंग। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। हाँ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो है ना अमंग पॉपुलेशन, लॉरेंस लोगों में कैसे ऐसे आता हाँ, है, लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। या आगे चले। एक बड़ा ये इसको देखिए क्या है ना, कुछ चीज़ें याद कर लेना चाहिए। एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ हाँ, चलो 19 बताइए। 19 सही था मेरा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। सही था यार गलत क्यों था काजल यार, ये जानते इस वर्ड को ब्रेक करना था। जानते क्या बोल रहा है? फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। व्हेन द सेलर पासेस द टैक्स बर्डन ऑन टू द कंज्यूमर। हाँ, फॉरवर्ड कर दिया, मतलब सेलर ने उस पर कर दिया। अच्छा, ओके। अब नाउ टेल मी कि इसमें क्या होगा? ये डिमांड इनइलास्टिक होगा, सप्लाई इनइलास्टिक होगा? अभी बताया था मैंने। चलिए अब मज़ा आएगा। अभी मैंने बताया था ना कि एक में होता है डिमांड इनइलास्टिक होगा, तो उसका जो बियर जो है ना कौन पे करेगा? वो प्रोड्यूसर की कंज्यूमर। उसी से लिंक है कि सेलर जो है ना पास कर रहा है टैक्स बर्डन ऑन टू द कंज्यूमर बाय द इंक्रीजिंग द प्राइस। मतलब इसमें क्या हो रहा है? डिमांड इलास्टिक हो रहा है। हैं? इनइलास्टिक डिमांड इलास्टिक हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ, नहीं सप्लाई इनइलास्टिक हो रहा है। नहीं यार, डिमांड सॉरी यहाँ। तो जानते क्यों? क्योंकि देखिए मतलब कि कंज्यूमर को खरीदना ही है। हाँ, कंज्यूमर को खरीदना ही पड़ेगा। तो साल्ट वाला एग्जाम इसेंशियल गुड्स वाला है, ये जानने के लिए मतलब ऐसे आपको लिंक करना आना चाहिए। गुड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फैक्चुअल है हालांकि ये, बट स्टिल देयर वाज चांस। स्टेट गवर्नमेंट किस पर टैक्स लगाता है? हाँ, ये सही हो गया मेरा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लगता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी पे सेंटर लगाता। हाँ, मैंने भी काटा है उसको। जीएसटी लगता है इलेक्ट्रिसिटी पे? जीएसटी नहीं तो क्या लगता है? पेट्रोलियम पे जीएसटी लगता है? हाँ, सेस लगता है ना कुछ तो। काजल, पेट्रोलियम पे जीएसटी लगता है? जीएसटी सेस और फिर वो सरचार्ज वो सब। यार आप लोग सिलेबस पढ़े हैं ना, ये तो मिला होगा आप लोगों को। अच्छा बताइए, उसमें ये टोबैको में जीएसटी लगता है? हाँ, नहीं लगता हाँ। है, बहुत ज़्यादा लगता है, 18%। हाँ।
अच्छा ये बताइए इस पे ये जो लड़कियां कुमकुम लगाती हैं या फिर औरत उस पे लगता है जीएसटी? ये क्या 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 बोलते हैं, कुमकुम बोलते हैं ना? सिंदूर। हाँ सिंदूर क्या लगता है? नो नहीं लगता। असे वो हाँ नहीं लगता होगा। नहीं नील है इस पे। अच्छा देखिए इसमें दो टर्म होते हैं काजल, देखिए एक होता है नील जीएसटी और एक और एक होता है एग्जेम्प्टेड जीएसटी। नहीं हाँ, हाँ, जीरो, मेरे नील को जीरो बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? नील जीएसटी और एग्जेम्प्टेड जीएसटी मेरे को दोनों पता दोनों में था। क्या डिफरेंस है? देखिए नील का मतलब ये है कि उसमें जो है ना जीएसटी लगाया जा सकता है फ्यूचर में, अभी जीरो है। और एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है कि उसको जीएसटी से बाहर ही कर दिया गया है, मतलब उसको जीएसटी में लाया नहीं जाएगा, ये है। तो देखिए जैसे क्या है ना, ये मतलब जैसे क्या मतलब कि ये पेट्रोलियम हो गया ना, तो ये जो है ना ये एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि इन चूंकि इनमें क्या लगता है। अच्छा अच्छा बताइए पेट्रोलियम पे कौन सा टैक्स लगेगा? चूंकि लगता तो है टैक्स, लेकिन कौन सा लगेगा बताइए आप लोग, ये बता दीजिए ना तो मैं जान जाऊँ। ऑप्शन बोल दो मैं बता दूंगी। एक काजल बिना ऑप्शन के बताइए यार। नहीं ऑप्शन बोल। ए यार डिसअपॉइंट कर मैं देते बताती हैं हूँ यार उनको, आपको। देखो मैं एक स्टेट का चलिए मैं government ऑप्शन का देने में tax होशियार लगता हूँ, है। हम ऑप्शन देने में होशियार हूँ। अब ऑप्शन देना कैसे देता हूँ? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, नन ऑफ दिस। आप बताइए। None of these क्यों लगा हाँ नहीं पता है ना वो भाई, वो आप लोगों से मैं भी खेलता हूँ दिमाग से। चलिए अब बताइए, ऑप्शन चाहिए ना, लीजिए। दिया? कस्टम और एक्साइज में से एक लगता होगा। मुझे लगता है ये दोनों नहीं लगते हैं। वैट लगता है क्या भैया पेट्रोलियम पे? आप बताइए, आपका आंसर बैट है, आप बताइए। वैल्यू एडेड हो सकता है। आज बढ़ूंगी जाके, मेरे को पता था ये यार दिस इज नॉट फेयर यार, पता था। दिस वेरी इजी। दिस इज नॉट फेयर श्रुति। हाँ देखिए कोई बात नहीं, धंधे इसमें एक्साइज ड्यूटी लगेगा यार, कि कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर हो रही है ना, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर होती है यार रिफाइनरी के द्वारा, तो उसमें हमेशा एक्साइज ड्यूटी लगेगी। और कस्टम ड्यूटी वहाँ लगती है किस पे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। हाँ और वैल्यू मतलब कि इसमें वैल्यू ऐड करते हैं उसमें लगते हैं वैल्यू टैक्स ना, इसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं यार? यार दिस वाज एक्सपेक्टेड। बैठ गया आपके भैया। हाँ अभी जी। हमेशा के लिए। तो ये अच्छा बताइए कि जो हम लोग जो लोग एल्कोहल पीते हैं उसमें जीएसटी लगता है? नहीं, सोच सोच के बताइए। स्टेट का टैक्स लगता है, नहीं लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। काजल बताइए, एल्कोहल कंजम्पशन पे लगता है क्या जो ह्यूमन पीता है? हाँ जीएसटी 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 नहीं लगता है। नहीं लगता शायद। अच्छा तो ये मतलब कि किसके अंदर आएगा, नील जीएसटी या फिर एग्जेम्प्टेड जीएसटी? एग्जेम्प्टेड। यस एग्जेम्प्टेड, क्योंकि मेरे को जीएसटी से बाहर ही कर दिया गया है इसको, ये स्टेट लगाते हैं इसको ना। स्टेट ही लगाता हाँ है, स्टेट लेगा, तभी तो वो दिल्ली का वो हुआ हाँ है, सरकार हिली। यस वो तभी कहीं कहीं किसी स्टेट्स में महंगी मिलती है, किसी पे सस्ती। हाँ यस, यहाँ से लिंक करना चाहिए था, तभी ना दारू किसी में बहुत महंगी, किसी हाँ। सस्ती मिलती है। गुड। पंजाब हरियाणा। Yeah. आपके महाराष्ट्र में बहुत महंगी मिलती है। हाँ उधर पीता नहीं है ना भैया कोई। क्यों नहीं पीते यार? हम एकदम सोबर लोग हैं भैया। मुंबई वाले सबसे ज्यादा पीते हैं, मुझे झूठ ऐसा लगता है। झूठ है, पंजाब और हरियाणा में पिया जाता है ज़्यादा। अच्छा बताइए कि ये जो म्यूनसिपालिटीज है क्या लगाती है? क्या जीएसटी लगा सकती है? नहीं, टैक्स लगाती है, रोड ब्ला ब्ला। इंटरटेनमेंट में जीएसटी लगती है क्या? यस। यस जीएसटी इंटरटेनमेंट पे स्टेट लगाती है, एसजीएसटी होगा है। आंसर सही है। टैक्स लगता है इंटरटेनमेंट पे जीएसटी नहीं लगता है, ये पर एक टैक्स स्टेट अपना लगता है। टैक्स लगाता है। हाँ, एक टैक्स हाँ। लगाती है स्टेट। कौन सा टैक्स लगता है एंटरटेनमेंट पे? क्या लोकल टैक्स कुछ बोलते हैं यार, टैक्स बोलते हैं? हाँ। मैं बता दूंगी तुमको बाद में। इंटरटेनमेंट। अच्छा एक केस ये, एंटरटेनमेंट टैक्स ही बोलते हैं ना शायद हाँ उसको। आई थिंक इंटरटेनमेंट टैक्स ही बोलते हैं। अच्छा तो इसको क्या बोलते हैं? टोबिन टैक्स। मेरे को पता है, क्या होता है टोबिन टैक्स? टोबिन ना। हाँ टीओ। आप ऑप्शन दोगे तो मेरे को पता चल जाएगा। इससे से बता ही देता हूँ यार। नहीं मत बताओ। टोबिन टैक्स, अरे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक देखिए है। टोबिन टैक्स ये होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, जैसे बहुत महंगे गुड्स पे जो टैक्स लगता है
नहीं मैं बता दूंगी भैया। कोई देखिए, टोबिन टैक्स वो होता है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको पता है कि रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना है, हाँ, तो कभी ज्यादा करने लगते हैं लोग। हाँ, तो और उसमें भागने उसमें टैक्स लगते लगाते हैं। हैं। उसको बोलते हैं मतलब कि जब दो करेंसी के बीच में लेन देन होता है ना, तो उसको बोलते हैं टोबिन टैक्स। और अच्छा बताइए, टोबैको में जो लगता है टैक्स, उसको क्या बोलते थे पहले? Tobacco tax। नहीं, पिगुवियन टैक्स आपने पूछा था, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है उसको बोलते हैं। अच्छा बताइए, सिगरेट में जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सिगरेट में टैक्स। उसको सिगरेट अलग में टैक्स है उसको। नहीं, अब तो जीएसटी के अंदर आ गया, लेकिन पहले क्या बोलते थे? सिन टैक्स बोलते थे उसको, सिन Sin टैक्स। tax। मतलब जो मोरल वैल्यूज की अगेंस्ट जो चीजें होती है ना, जो उसमें टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सिन टैक्स बोलते हैं। वही पिगोवियन टैक्स जैसा ही। हाँ, ओके। अच्छा बताइए, बुक्स पे जीएसटी लगती है? बुक्स पे हाँ, नॉट एट ऑल। वो है डिल है। बुक्स पे जीएसटी नहीं लगते। डिल है कि क्या है वो? हाँ, डिल है, एग्जम्प्टेड है। हाँ, एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, और हाँ पोस्टल कार्ड्स वो सब भी एग्जेम्प्टेड है। न्यूज़पेपर पे उसमें लगती नहीं है लगती। नहीं, स्टेट खुद, लगाती है ना हाँ, कुछ खुद तो। का लगता है। हाँ, बट उसमें जो एड्स होते हैं ना उस पे हाँ, लगते हैं। एडवर्टीजमेंट में लगता है, ये अच्छा है। हाँ, जैसे क्या है ना कि चपाती में नहीं लगता, लेकिन पराठे में जीएसटी लगती है, सोचिए। ये कौन सिस्टम है यार? आपको पता है जो उबला अंडा होता है ना, हाँ पता है, उसमें नहीं लगता, लेकिन उसको फ्राई कर दो तो उसमें फिर जीएसटी लगती कि है। ऑयल यूज हो रहा है इसके लिए। हाँ, मतलब क्या सिस्टम है, बहुत ज़्यादा डिबेट होता था इसमें पहले। हाँ कि भाई। हाँ, हाँ, जब आया था ये तो जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 21। भाई यहाँ पे थोड़ा स्पीड हम्म, चलिए जल्दी खत्म करना है अब। क्वेश्चन नंबर 21 सही है 21 ये आई थिंक ये पूरे पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था। क्या 21? 21। हाँ, सही है, हाँ। ना काजल, यस। हाँ है ना? तो देखिए एक्सट्रीम बढ़ दिया है यार, Drastically, ड्रास्टिकली, enormously। इनॉर्मसली। ऐसे कैसे चाइना को पीछे कर देगा यार? बोला ऐसे चाइना को पीछे कर देगा। अभी कहाँ, हाँ। अभी 10-15 साल लगेगा। अरे अभी तो पॉसिबल ही नहीं है यार, बहुत आगे बढ़ गया, 5 गुना ज़्यादा है। 3 ट्रिलियन और कहाँ 15 ट्रिलियन चाइना की है, 5 गुना ज़्यादा है। मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है अभी। 22 यस। क्यों सेकंड वाला क्यों गलत है, मेरे को समझाइए आप लोग। दे कैन बी इजीली इवेडेड टू दैट, ऐसा क्यों गलत क्यों है? हाँ वो तो होता ही है ना सब, यही तो गोल गोल क्या कॉर्पोरेट वो सब बेस इरोजन सब ये सब वही तो होता है। डायरेक्ट टैक्स के नहीं, मेरे को समझाना है यार, मेरे को समझाना। देखो ना, मैं तो बोल सिंपल कोई एग्जांपल लेके समझाइए। ये बोल रहा है सेकंड वाला उसने आपको पता है गलत किया है, पता है ना? क्या सेकंड 22 का सेकंड वाला गलत है। हाँ गलत है, हाँ गलत है। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी इजीली इवेडेड कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को इवेट कैसे किया जा सकता है? अरे तुम बिस्किट लेने जा रहे हो, कैसे तुम बोलोगे मैं उसका जीएसटी नहीं भरूंगा? हाँ ठीक है, चलिए 23 वाला बताइए। सही है। ये तो सही होने चाहिए यार, क्योंकि क्या बोल रहा है कि ऑल लिखा है, प्रोसीड्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेस कलेक्टेड आर डिपॉजिटेड इन द पब्लिक। नहीं, सीएफआई में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है यार। क्या क्या कहा? फर्स्ट वाला गलत हाँ, है ना इसका। हाँ। अच्छा बताइए, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्या जाता है फिर? वो सेविंग्स फंड। हाँ, सेविंग टाइम प्रोविजन फंड, ये जो सब होते हैं ना, पेंशन फंड वगैरह सब इसी में जाता है। अच्छा बताइए, सीएफआई की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें 2 टर्म होते हैं। चार्ज एंड अनचार्ज। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक विदाउट अप्रूवल कटता ही है हर साल, और एक पे पार्लियामेंट के अप्रूवल किस पे? जैसे जजेस का सैलरी जैसे चार्ज्ड है। जैसे चार्ज है, मतलब कि इसमें अप्रूवल लगता है? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, मतलब जिसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती पार्लियामेंट की, उसको बोलते हैं चार्ज उसके लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है ना, मतलब उनका हाँ। वरना कोई चाहिए तो सैलरी फटाक से कम कर दे अगेंस्ट हाँ। जजमेंट दे, हाँ, इसलिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 24। ये नहीं किया मैंने। यार क्यों नहीं किए यार, बहुत ईजी है इजी था गाजर। यार भैया, पता है मैंने गड़बड़ देखो कहाँ की, ये पढ़ा ही नहीं, है। और मैंने ना ये देखो ये किया, रेजिंग टैक्स रेट किया, नहीं बट ये यार। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। दिस इज नॉट फेयर। मेरे को आंसर पता था। गलत। देखो मैंने मतलब ये काटा, ये मेरे को लगा ये पढ़ा ही नहीं ना लीस्ट। दिस इज नॉट फेयर यार, मतलब आप लोग क्या करते हैं? तो देखिए सिम ये तो टैक्स कंप्लायंस क्या होता है बताइए काजल? टैक्स कंप्लायंस हाँ। आई
पुटिंग, मतलब मैं टैक्स भर रही हूँ तुम्हारा, कंप्लाई कर रही हूँ, तुम जो बोल रहे हो टैक्स देने के लिए कंप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है कि टैक्स कंप्लाई को कम करना है। हाँ तो हाँ, अगर ये ऐसे जैसे ही रेट क्योंकि बढ़ाएगा बोल रहे लिस्ट बोला है ना, इसलिए तो कम करना है। ये बताइए, अगर टैक्स कंप्लाई अगर रेट बढ़ेगा हाँ मेरे को पता है, तो टैक्स लोग कम देंगे ना, बात सिंपल सी है ना काजल। अगर देखिए अगर रेट बढ़ेगा तो टैक्स लोग कम देंगे। जैसे क्या है, जैसे क्या है कि अभी 5% टैक्स है, हमारे गवर्नमेंट कहते 10% टैक्स है, तो क्या होगा, लोग टैक्स अवॉइड करेंगे। भाई ये तो बढ़ा दिया यार। समझी काजल, हाँ समझी आप समझ गए आप? हाँ अच्छा समझ गए। देखो मतलब टैक्स कंप्लायंस मतलब टैक्स भरना, ठीक है। हाँ और अगर मतलब ये ऐसे इसमें से क्या ऐसा करेगी गवर्नमेंट कि लोग टैक्स नहीं भरेंगे, तो इसमें से तुमको कौन सा लग रहा है सही? सी हाँ तो वैसे ही गुड। लेकिन प्लान का मीनिंग नहीं पता था अरे तो उसको ब्रेक करना था यार, वर्ड को ब्रेक करना था, वर्ड को ब्रेक करना है। कंप्लायंस मतलब कि उसको कंप्लाई करना, मतलब उसको पालन करना, हाँ, पालन करना, अग्री करना। हाँ यार सही है। कोई बात नहीं, 25th का आइए सही है। फार गिव 25 को बताइए। सही है। आप लोग सही है, सही होना भी चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि है ना कि जो है ना, जितने चादर है उतनी पैर फैलाओ। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। हाँ देखो आपका इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। हाँ तो मतलब जो है ना कि घूम फिर के पैसा पे गरीब पास आ जाएगा। हाँ उसको ज़्यादा पैसा पे करेगा वो अंबानी, तो पैसा पे गवर्नमेंट हम लोग पे खर्चा करेगी। हाँ चलते हैं आगे, 26 वाला बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन एक मिनट यहाँ पे डाउट है भैया। यहाँ पे ना आपको पता है 3 टर्म्स होते हैं, एक प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव एक होता है। डिग्रेसिव में प्रोपोर्शनल होता है एक। डिग्रेसिव कोई टर्म ही नहीं है, वो जान मुझ के दिया है। नहीं There is है no term like शायद that. भैया। नहीं वो कहाँ है, वो ऐसे वो इंग्लिश का टर्म ऐसे दिया है, कहाँ दिया है बताइए डिग्रेसिव। चलो मैं देख के, अच्छा ठीक हाँ, है। तो क्या कोई डिफरेंस है term- तीनों में? देखो प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ना, हाँ और ऐसे का उल्टा रिग्रेसिव है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कम होना। ये कहीं फॉलो होता है क्या? इंडिया में तो प्रोग्रेसिव है और हाँ। रिग्रेसिव कहीं हो सकता है क्या? यूएसए। हाँ तभी तो वहाँ लोगों को बीच में को फायदा होता है, हाँ। बड़े बड़े बिजनेस इसके लिए सब बोल रहे थे ट्रम्प आए, और ट्रम्प आए, ट्रम्प आए। प्रोपोर्शनल मतलब के। अच्छा ओके, अब बताइए ऐसा कौन सा टैक्स है इंडिया में जो रिग्रेसिव नेचर का है? चलिए काजल, हाँ कम ऑन, कौन सा टैक्स है जो रिग्रेसिव नेचर का है? अब आप लोग जब स्टार्ट कर ही इनकम दिए टैक्स। हैं यार, ये तो सीधे प्रोग्रेसिव नेचर का है यार। जैसे नहीं जैसे भैया, मतलब इनकम एक बढ़ती है, जैसे एक स्लैब, लास्ट स्लैब, लेकिन लास्ट स्लैब के बाद 5 लाख में इतने टैक्स, 10 लाख में इतने टैक्स, ऐसा है ना, तो इसका मतलब वो क्या तो है? हम लोग के तो ऊपर है। प्रोग्रेसिव हो गया ना। तो प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? टैक्स बढ़ रहा है ना। हाँ ऐसा कोई टैक्स है जो रिग्रेसिव नेचर का हो? जैसे मेरे को तो नहीं याद आ रहा, ऑप्शन दोगे तो। जीएसटी यार। अच्छा कैसे कैसे जीएसटी अच्छा बोल दिए, बताइए। सोच रही हूँ अभी ना, जीएसटी। अच्छा वो कोई उससे लिंक्ड है क्या? चलो आप बताओ। मैं बताता हूँ, देखिए हमको जो है ना 10 वाला बिस्किट खरीदना है, हाँ। और जो मान लीजिए कि एक जो है ना राजू है, राजू, और एक है अंबानी, दोनों को 10 रुपये में दोनों को बिस्किट जो है ना 10 रुपये में मिल रहा है, लेकिन राजू को 10 रुपये जो है ना, बहुत important ये उसकी इनकम का बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन मुकेश अंबानी के एक 10 रुपये कुछ नहीं है अगर परसेंट निकाला जाए तो मतलब कि जो है कहने का मतलब ये है कि काइंड ऑफ रिग्रेसिव तो हो गया नेचर में। यस ये है। करेक्ट। आप समझ गए काजल? हाँ हाँ आप बताइए ऐसा कौन सा टैक्स इंडिया में है जो प्रोपोर्शनल नेचर का है? ये बता दीजिए, जान जाऊँ मैं। ये मजे का है यार। दिस इज गुड, आई वाज लुकिंग फॉर इट। अब श्रुति ने इस बात खोल ही दी है, तो चलो अब मैं जा रहा था इससे बात, लेकिन आपने उसको मुझे लौटाया है। अब बोलिए। प्रोपोर्शनल। और मैं जानते का है बढ़ूंगा भी नहीं इसके आगे जब तक आंसर नहीं देंगे तो। ठीक है, ऑप्शन तो दोगे तभी तो हम। नहीं यार, हाँ। इसमें ऑप्शन से यार, ऑप्शन से बन जाएगा मुझे पता है। क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही है उसमें, एक ही मतलब क्या है यार। बताओ। हम लोग ऑप्शन मोड में भैया, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, प्रीलिम्स निकालना है हमें मेंस करना है, बट पहले प्रीलिम्स निकालना है। ओके ठीक है यार, थोड़ा सोच के आंसर ऑप्शन दे रहा हूँ। काजल तैयार हो जाइए, देखिए।
ठीक ना। काजल दे रहा है, ठीक है। ओके। हाँ। टैक्स देखिए, टैक्स ऑन लग्जरी आइटम्स। सेकंड, सेकंड क्या बोलते, कारपोरेट टैक्स। थर्ड, ये कौन सा था, चौथा, थर्ड है ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और फोर्थ है नन। चलिए अब टैक्स देखिए, अब ऑप्शन में दे दिया यार, आप डिसअपॉइंट मत करना प्लीज। ये तीनों में से ही है, ठीक है काजल, ये तीनों में से है पक्का। ओके। दिमाग दौड़ाओ भैया को, ये बार बताना है कि हाँ। हम रेडी है भाई। अब ये बार मुझे थोड़ा सा आप लोग प्राउड कीजिए यार कि हाँ अब मतलब जो है कुछ फायदा है अब जो है। बोलिएगा, ऑप्शन जरा फिर से बोलिएगा। देखिए, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, हाँ। कारपोरेट टैक्स एंड टैक्स ऑन लग्जरी आइटम्स जैसे कार, ज्वेलरीज, ये सब। टैक्स ऑन लग्जरी आइटम्स। आप बताइए। हो सकता है हाँ। बिल्कुल डिसअपॉइंट यार। सीज ये जानते क्या है, corporate। जानते क्या है, मुझे ज़्यादा दुख ये नहीं हुआ कि आप लोग गलत बता दिए। ज़्यादा दुख ये ना कि आप लोगों ने लग्जरी आइटम्स का एग्जाम्पल ले लिया। देखिए, लग्जरी आइटम में जीएसटी लगता है 28%, और जीएसटी क्या है, रिग्रेसिव नेचर का है। यार आप लोग कैसे सकते हैं, 28% जीएसटी लगता है लग्जरी आइटम पे, गोल्ड पे। हाँ, ये MAT है, कारपोरेट टैक्स होगा। अच्छा। ये 2% फिक्स है हर कंपनी में, चाहे उसका इनकम जितना भी हो, फिक्स कर गवर्नमेंट ने। यार दिस इज एक्चुअली यार, मतलब यार कोई बात नहीं हो गया। भैया नेक्स्ट टाइम याद रखिए, हाँ। हम लोग ने नोट कर लिया है ना काजल। भैया, हाँ। तो जैसे कार पे टैक्स लगेगा तो मतलब जितना भी लगेगा तो वो तो नहीं तो महंगी कार पे ज़्यादा लगता है, सस्ते कार पे कम लगता है ना। वो अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स है ना, ये हर कंपनी पे, चाहे उसको 2% फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, फिक्स ही कर दिया है। हम लोगों ने कल ही तो पढ़ा था ना, कॉर्पोरेट टैक्स 2% फिक्स है। वो तो अच्छा CSR बोल हाँ रहा तो उसी के थ्रू तो है, उसी को कॉर्पोरेट टैक्स। भैया आप CSR बोलते हो तो मैं भी बोल देती। मुझे पता है, मैं पता नहीं क्यों कॉर्पोरेट टैक्स ना CGT सोच रही थी। कॉर्पोरेट टैक्स इसमें कितना है ये बताइए। बोले तो आप 2%। हाँ तो उसी को बोलते हैं, वही है। वही। चले कोई बात नहीं। हाँ। हाँ, क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। हाँ ये बताइए, ये किसका सही था? मेरा। अरे वाह, पहले वाला सीधा है ना। गलत हो गया। देखिए ये बताइए, ये नहीं, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोगों को सही है तो मैं पूछता हूँ अब। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है ना, ये कितने साल के लिए होता है? 12 साल की 12 महीना? 24 मंथ्स है, 24 डेज है, 24 क्या है, ये भी तो पता। मंथ्स होगा। मंथ 74। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये शॉर्ट टर्म है कि ये लॉन्ग टर्म है? 24 मंथ है। शॉर्ट टर्म होगा। और लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म याद नहीं आ रहा थोड़ा। देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हैं। देखिए जानते क्या है, शॉर्ट टर्म जो है ना 1 साल का भी हो सकता है, 12 महीने का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 24 महीने का हो। लेकिन यहाँ देखिए इसमें क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि यदि कोई रियल इस्टेट की चीज़ है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म 2 साल का होगा, 24 महीने का। और अगर कोई सिक्योरिटी है उसके लिए जो है ना शॉर्ट टर्म जो है ना 1 साल का होगा। अब इसी कर दीजिए उल्टा, हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर कोई सिक्योरिटी है 1 साल से ऊपर का है तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, और अगर कोई रियल इस्टेट है और वो जो है ना अगर 2 साल से ऊपर तो हो जाएगा उसमें। शॉर्ट टर्म है हाँ नहीं, मतलब 1 साल में, 2 साल में। हाँ ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुझे पता था कि आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, दैट्स व्हाई आई एम क्लियर यू। और इसका फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो है ना ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है ना कि ये जीएसटी के अंदर। मुझे पता नहीं था तो मुझे 1 और मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ 1 मेरे को पता था। 2 तो पता था कि 3 नहीं है, तो मैं सोची 1 और 2 हो सकता है, पर 1 2 ऑप्शन में नहीं था तो मैं या मतलब इसमें आपको ऑप्शन का बेनिफिट मिला है। ओके नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 27।
सही था। ये देखिए आ गया जो मैंने पूछा था। Yes, it was right. Mine was right. I knew this. सोलर पैनल पे जीएसटी बराबर लगता है। Yes. हाँ, और टोबैको पे जीएसटी बराबर लगता है, देख लीजिए, हाँ। ठीक ना। बाकी जो है ना अल्कोहल पे आपको पता है स्टेट टैक्स लगता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे जो है ना नहीं लगता, एविएशन टरबाइन फ्यूल पे नहीं लगता है। टैक्स नहीं लगता दोनों पे? नहीं जीएसटी नहीं लगता, टैक्स तो लगता है, सर जीएसटी नहीं लगता इन तीनों पे, क्या लगता मतलब दे आर एग्जेम्प्टेड। देखिए हाँ, अब देखिए अल्कोहल पे क्या लगेगा आपको पता है, स्टेट का टैक्स लगते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, और जो एविएशन इसमें लगता है एक्साइज टैक्स, क्योंकि मैन्युफैक्चर होता है ना फ्यूल्स, इसलिए जो चीज़ मैन्युफैक्चर टाइप का होगा ना उसमें हमेशा एक्साइज टैक्स लगेगा, एक्साइज टैक्स, ध्यान रखिएगा। ओके, आपने भैया एक और अभी पूछा था ना इसके पहले एक्साइज टैक्स, वो कौन सा वाला पूछा था? मैन्युफैक्चर उसी तो बोलते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। हाँ। उसमें भी नहीं लगता जीएसटी। 28 ये नहीं बना। बना मेरा। देखिए ईबे क्या होता है बताइए। ये एक्चुअली मुझे पता था, ये एक कोई वही नेशनल अथॉरिटी वही निकलती है। ट्रांसपोर्टेशन अब, हाँ वही नेशनल NHAI, नेशनल एंटी Highway- प्रोफिटेरिंग अथॉरिटी, NAPA। देखिए ये क्या है ना, अकाउंट क्या है ना कि दो स्टेट्स के बीच दो सोर्स के बीच में जो गुड्स का होता है ट्रांसपोर्टेशन ना, उसके लिए होता है। तो क्या है ना कि अगर एक गुड्स दूसरे गुड्स से जा रहा है ना, तो उसमें जो ई-वे बिल देना होता है, मतलब जो ट्रक्स वगैरह जाते हैं। लेकिन अगर 50 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है तो उसमें नहीं लगेगा। ओके। हाँ, और इंटरस्टेट है तो भी इसीलिए देना थर्ड वाला पड़ेगा। गलत है। क्या बोल रहा है, इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड है, बस रिक्वायर्ड तब नहीं होगा जब 50 किलोमीटर के अंदर का रहेगा। देखिए इसने लिखा है, आई थिंक 50 किलोमीटर की दिया है लिमिट, ध्यान रखिएगा। 50 किलोमीटर का अगर अंदर का रहेगा डिस्टेंस ना, तब जो है ना, जैसे मतलब यहाँ से ले जाना है, मान लीजिए मुखर्जी नगर, ये 20 किलोमीटर है, तो उससे नहीं लगेगा ई-वे बिल। हाँ, अच्छा, ऐसा है। लेकिन गुड़गांव लेके जाना है फॉर एग्जांपल। अच्छा, तो ये जो जीएसटी है, ये जो है ना, जहाँ जो गुड्स सेल कर रहा है उस पे लगता है, कि जो जहाँ गुड्स जा रहा है उस पे लगता है। जहाँ जा रहा है वहाँ। हाँ, मतलब ये जो है ना, Consumption यहाँ मतलब based है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन जहाँ पे जा रहा है, ध्यान रखिएगा। भैया- तभी तो साउथ इंडिया वाले इसका अपोज कर रहे थे उस समय अच्छा, जब आया था कि जीएसटी। तो सब क्योंकि वो लोग बेचते हैं बेचते हैं। नॉर्थ इंडिया में, तो इन लोगों को फायदा होता था, बिहार वालों को, जो कि खरीदते हैं। खरीदते हैं। तो वो क्योंकि लोग, पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी हाँ, उनकी। इसी को अवॉइड करने के लिए एक चीज लाया गया था, बताइए आप लोग तो समझ जाओ। फाइनेंस कमीशन में। अरे नहीं यार, फिर? इसी को अवॉइड करने के लिए एक जीएसटी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। हाँ, मुझे पता है। रेवेन्यू फाइनेंसिंग ऐसा कुछ तो है। नहीं यार, मुझे पता है, मुझे पता है वो। मैं कर लूँगी। मैं बताऊँ रेवेन्यू, बताइए। वो डिफरेंस ना भैया, मतलब एक कंपनसेशन सेस, हाँ, जीएसटी कंपनसेशन सेस आया है। मतलब कि जो साउथ इंडिया वालों को जो लॉस होगा ना, तो वो जो है ना, सरकार जो है ना कुछ पैसा उनको देगी कुछ टाइम तक है, उसको बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ठीक ना। क्योंकि जीएसटी आने से पहले उनको फायदा हो रहा था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की, जो बताने जा रहा हूँ, जो सेस होता है ना, ये सेंटर जो है ना स्टेट के साथ शेयर नहीं करता। क्या बात करो, करता है भैया। अरे यार, जब बोल रहे सुनिए, मेरी बात पहले सुनिए। सेस जो है ना, सेस है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन जीएसटी कंपनसेशन सेस एक ऐसा सेस है कि इसको शेयर करना होता है, ये बता रहा हूँ। जनरली सेस शेयर नहीं किया जाता है। अच्छा, हाँ, ये इसको ध्यान रखिएगा। ये देखो ये वाला, ये कैसे हुआ फिर? ये वाला देखो, लिखा है ना, प्रोसीड्स फ्रॉम बोथ सेस एंड सरचार्जेस जनरली डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस दैट द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट शेयर विद द स्टेट्स। ठीक है, डू नॉट फॉर्म। हाँ, तो मतलब तो वही तो गलत तो, है वो। 30 गलत है, इट फॉर्म्स। गलत कहाँ है, सही तो है। नहीं, गलत है भैया। कहाँ बी तो है, 2 और 3। हाँ, सॉरी। अरे यार, मेरा कंसेप्ट गलत करवा रहे हैं आप। कोई बात नहीं, हो जाता है। तो समझ में आ गया क्या चल आपको ना। हाँ, अच्छा बताइए, ठीक है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, ये आया क्वेश्चन 29। आप लोगों का ये सही था कि गलत था? सही था। सही था। हाँ। तो आपने फर्स्ट वाले को क्यों हटाया? क्योंकि डाटा दिया था। हाँ,
ड्रेक भैया, आपका ड्रेक डेटा अच्छा। काटो। काम हो रहा है, ठीक है, गुड। आप बताइए काजल, आपने क्या लगाया था? मैंने किया नहीं ये वाला, मुझसे नहीं बन रहा था। देखिए पहले मैं बताता हूँ, जानते क्या है कि देखिए जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना, स्मॉल बिजनेसमैन, ई वे बिल मतलब डिस्टेंस अगर विदिन 50 ना। हाँ तो उसमें जो है ना ई वे बिल नहीं लगेगा। देखिए हाँ सुनिए, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, जैसे कि देखिए जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना, उनको क्या है ना कि जीएसटी से फ़ायदा देने के लिए, ताकि वो लोग थोड़ा ग्रो करें, तो उनको बोला गया है कि आप जो है ना, जैसे जो है ना कि आप जैसे बीच में जैसे आप कोई चीज़ अगर सेल करते हो तो आपको बार बार टैक्स देना होता है जीएसटी के अंदर, तो आप लोग टैक्स बिल्कुल ना दो, जीरो दो। लेकिन आपका जो एनुअल टर्नओवर रहेगा ना, केवल उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत है। तो क्या है ना कि जो उनको बार बार टैक्स देना होता था ना, उससे बचने के लिए ये लाया गया जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। लेकिन ये केवल उन्हीं बिजनेसमैन के लिए है जिसका टर्नओवर एनुअली 1.5 करोड़ रहेगा, और यहाँ पे दिया है 5 करोड़, इसलिए गलत है डाटा। हेलो, समझ में आ गया आपको काजल? जी हाँ, तो ये कंसेप्ट एक्चुअली ये है। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, आगे चलें? समझ में आ गया आपको ये क्या है, बताइए। देखो जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, छोटे छोटे बिजनेसमैन, उनको बार बार जीएसटी फाइल करना पड़ता था, क्योंकि उनकी इनकम भी उतनी नहीं होती थी जितना वो और ले लेते परेशान थे। भी होते थे हाँ। ज़्यादा, बहुत बार, तो वो बोले कि है ना कि इसीलिए आप लोग एक साथ पे करना है। लेकिन किसके लिए है? केवल जो जिनकी इनकम 1.5 करोड़ एनुअल टर्नओवर है। हाँ, बहुत छोटे छोटे। हाँ। एक मिनट, अभी इससे याद आया मुझे, हम्म, माइक्रो, हाँ। स्मॉल और Medium enterprise। तो ये कौन सा माइक्रो है? आप बताइए, 1 से 5 मैंने क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5, यहाँ ये माइक्रो के अंदर आएगा। हाँ, माइक्रो वाले बेसिकली माइक्रो के लिए लाया गुड। है। और सेकंड क्या था? 10 से 1050 हाँ, या 1050 और थर्ड? 50 to 250। हाँ, ध्यान रखिए, सब में 5 से गुणा कर देना, ठीक है। 30 नंबर बताइए। सही है मेरा, 40 भी नहीं किया मैंने। सही है। अच्छा। देखा आज का टेस्ट हाँ, अच्छा इसको समझाइए आपने, जो है ना क्या, क्यों इसका आंसर जो है ना सेकंड क्यों गलत है? द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑलमोस्ट ऑल काटो, ऑल हाँ यार काजल, इसमें स्कोप था यार, सेकंड वाला बोल रहा है ऑल, यार एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। देखिए ना यार, सीधे आंसर आ जाएगा यार। ऐसे क्वेश्चन को अगर सिर्फ करेंगे एग्जाम हॉल में ना, मतलब कि बिल्कुल रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है, समझ लीजिए आप। क्योंकि यार एक नंबर इतना मैटर करता है ना एग्जाम हॉल में, कटाप इतना ज़्यादा जा रहा है, सोचिए। तो यार थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। कर लेगी भैया, अभी तो चालू किया है। कितना टेस्ट हुआ है काजल तुम्हारे? नहीं, इन्होंने पॉलिटिक्स ही पूरा दे दिया है, ये शुरू से ही है। पॉलिटिक्स क्या, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं है। इकोनॉमी थोड़ा इनकी कमज़ोर है, आई थिंक। कम जा रहा है। हाँ, मेरी भी कमजोरी थी, मतलब एक्चुअली पढ़ना और टेस्ट सॉल्व करना दो अलग चीज़ है। नो इकोनॉमिक्स मैंने कवर ही पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है अभी ठीक से, इसीलिए। हाँ, तो भी ऐसा। मतलब सही है इतना। हाँ तुम ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो, हाँ। बस उसको थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है, बीच बीच में रिवाइज करने की ज़रूरत है। जाएगा पर अभी किया नहीं है ना, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगती है कॉलेज मुझे। और मतलब हाँ ट्रिकी तो है, इतने कॉन्सेप्ट लगते हैं। डिमांड सप्लाई हाँ। एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन। इलास्टिक क्या है यार? 31 नंबर बताइए, 31। ये सही है। टबैको को काटो, टबैको कब से फूड वैसे होने वाला लगा? वैसे भी निगेटिव है यार टबैको यार। हाँ यार, फूड इन्फ्लेशन में कैसे आएगा ये? इसको तो वैसे भी हटा दीजिए यार। सही है, चलो 32। राइट। ये गलत है मेरा। अरे यार, अच्छा आपका राइट क्यों है ये बताइए? यार, ये बताइए, मैंने tricks लगा ये बताइए कि जो डेवलप कंट्री होती है उसमें टैक्स रेट क्यों कम होता है? एक्चुअली इसमें मैंने यूएसए का एग्जांपल ले लिया, हम्म है ना कम, नहीं टैक्स रेट नहीं, इन्फ्लेशन कम होता है, ये बताना है। क्योंकि सब स्टेबल होता है ना उनका सब कुछ। मतलब देखो कुछ कूप, जैसे अफ्रीका, मेरे को एक्चुअली पता है वो जो एरिया है ना, नाइजर, वो सारे एरियाज, वो एकदम अनस्टेबल गवर्नमेंट है ना। जैसे गवर्नमेंट गिरती है, इन्फ्लेशन होता है, सब मतलब भुखमरी आ जाती है एकदम।
तो उससे रिलेट किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था। क्योंकि हो जाता है डिमांड सप्लाई में मिसमैच नहीं होता है। हाँ, मतलब कोई तो है रेगुलेट हो रहा है। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? ये मैं सही कर सकती थी अगर मैं थोड़ा ध्यान देती तो। हाँ वही ना यार, बहुत ईजी था यार, वही ना कि आप लगते हैं आप देख के डर जाते हैं क्या कि बहुत बड़ा होगा, गलत हो जाएगा मेरा, छोड़ देते होंगे, है ना? ऐसा होता है, मैं देख के भी डर जाती हूँ। ओह जैसे मुझे एक दो टर्म दिख जाती है ना कि ये मुझे नहीं आता है, मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा, मेरे को समझ गया, तुमने ना ऐसा कुछ EMDE देख लिया तो बोला नहीं ये नहीं पता। हाँ ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है यार, चाहे जितना बड़ा हो ना। वो देखिए जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है देखने में ना, उतना इजी भी रहता है ना सुनते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि ध्यान रखिए। चल धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब अगले टेस्ट के लिए तो ठीक हो गया। हाँ वही ना कि हम लोग को कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखना है। 33 वाला बताइए, ये तो फैक्चुअल है। ये एक्चुअली मैं कंफ्यूज थी, A और C में मैंने नहीं लगाया। अब हमेशा क्या है? कंफ्यूज जाते हैं यार, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हमेशा सी होता है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। क्योंकि मुझे इतना तो पता था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, तो इकोनॉमिक फोरम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे ही मैंने पढ़ा था एक्चुअली, अच्छा। ये कहीं पे अच्छा ऐसे ही याद रखा था। फैक्चुअल है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। क्या था इसका? इम्पोर्टेंट चीज़ जानते क्या है कि ये जो है ना 1 साल में 2 बार पब्लिश होता है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये क्या है, देखिए 2 चीज़ होती है काजल, देखिए एक होती है, अरे ये लीजिए पेंसिल नहीं चल रहा, देखिए एक होता है बाय एनुअली और एक होता है बाय इनियली। तो जो 2 साल में एक बार होता है उसको होते हैं बाय इनियली, और जो 1 साल में 2 बार होता है उसको बाय एनुअली। क्या, वापस से बोलो एक बार। जो 2 साल में एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए स्पेलिंग क्या होती है, जो 2 साल में एक बार होता है उसे बाय एनुअली बोलते हैं, ये स्पेलिंग होती है। और जो 2 साल में एक बार होती है तो उसे बोलते हैं बाय इनियली। ये हाँ BIENNIAL बाय इनियली ये बोलते हैं। 1 साल में 2 बार होती है उसको ना बाय एनुअली। अरे यार वो एनुअली है, मतलब 6 महीने में जो एक बार होती है उसको बाय एनुअली बोलते हैं। बाय मतलब कि आधा हो जाना एनुअली, और जो एनुअली जो है ना वो 2 साल में एक बार होती है, मतलब 24 महीने में एक बार। अब समझ में गया? हाँ, हिंदी बोलना हाँ। होता है यार, तब समझ में आता है। नहीं, समझ गई मैं। आफ्टर ऑल हम लोग इंडियन तो हैं। हाँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ब्यूटीफुल कंसेप्ट। 34 ब्यूटीफुल कंसेप्ट, आंसर क्या है? ब्यूटीफुल, राइट। सी है, राइट टू मेरे को पता था। काजल आप बताइए। मेरा भी सही है। अरे यार मुझे लगा आप भैया तब एकदम तो- रेडी थे, नहीं, एकदम नहीं, पूरा नहीं, लिखे है। सुनिए मैं बताता हूँ आप। नहीं, आप लोग को समझाने के लिए कुछ अलग से क्वेश्चन रखा है, मुझे पता है आप लोग कहाँ कंफ्यूज होंगे। ये बताइए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग की मेरे को इजी लैंग्वेज में समझाइए, कौन समझा सकता है? आप समझाएंगे? हाँ, बेस इजी लैंग्वेज में समझाना है। हाँ, हाँ समझाइए। बेस इरोजन मतलब बेस, ठीक है? नहीं एग्जाम्पल से मुझे ठीक एग्जाम्पल है, खुद दीजिए। देखो बेस इरोजन मतलब कि मेरा इनकम आ रहा है, समझो अभी जैसे मेरे को डैडी भेजे पैसा, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को डैडी ने भेजा पैसा 1500, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊँ ही कि मेरे 10 रुपए आ रहे हैं, तो आप मैं समझो रेंट मेरे को देना है 500, ठीक है? और मैं रेंट वाली को बताऊँ कि अरे मेरे को ना 10 ही रुपए आ रहे हैं, तो वो रेंट वाली बोलेगी ठीक है तो 5 रुपए दे दे। बेस इरोड कर दिया मैंने, जो इनकम है ना उसको ही इरोड कर दिया, बताया ही नहीं मेरा प्रॉफिट एक्चुअल है कितना। लेकिन इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, लिंक हुआ है? देखिए ठीक है, कंसेप्ट बढ़िया है आपका। अब थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक जो है ना, मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूँ, बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, ठीक ना? अब क्या है कि जो है कि लेकिन दिक्कत जानते क्या है, मेरे पास मान लीजिए 100 करोड़ जो है ना इन्वेस्टमेंट है। अब क्या हुआ कि इंडिया में 20% टैक्स है, तो 20 करोड़ तो टैक्स ही लग जाएगा। अब मुझे को डर है कि भाई 20 करोड़ टैक्स ही चला जाएगा, और ये चीज़ मेरे को पता है कि मॉरिशस में टैक्स कम है। तो मैं क्या करूँगा ना कि अपने ही नाम की एक नई कंपनी खोल दूंगा मॉरिशस में, तो सब्सिडरी कंपनी। हाँ मतलब काइंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब फिर क्या करूँगा ना कि मैं जो है ना ये जो मेरा 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ना, मैं जो है ना उसको बेच दूंगा मैं कितने में, 50 करोड़ में, ठीक ना? वहाँ तो 50 करोड़ पे वो लगेगा टैक्स। अब जो मेरा टैक्स लगेगा ना इंडिया में, वो कितने में लगेगा? 50 करोड़ में। तो क्या है कि 50 करोड़ का 20% कितना होगा, कम होगा इनकम। अब जो है ना मैं उसको वहाँ बोल दूंगा कि आप जो है ना अमेरिका में बेच दो उसको 100 करोड़ में आवे, क्योंकि वहाँ टैक्स कम है, अब जो भी है टैक्स कम है। तो मतलब मैंने अपना बेस को इरोड कर दिया और प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया अपने सब्सिडरी में। तो ये होता है तो है ना, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ध्यान रखने एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, है ना? ये हो गया। काजल समझ में आ गया आपको?
अब एक टर्म और होता है राउंड ट्रिपिंग, ये क्या होता है बताइए? राउंड ट्रिपिंग सही है। पैसा इधर से हवाला के थ्रू भेज के हाँ वापस इंडिया में मंगाते हैं। इसमें भी कोई कंपनी होती है बाहर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वही कोई बन आप समझा सकते हैं। नहीं आप नहीं, मेरे को बता। देखिए मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ। देखिए अब क्या हुआ ना कि जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ भैया क्या होता है। हाँ ठीक बताओ है। बताओ। कैसे, जैसे कि किसी के पास मतलब किसी को अपना जैसे ब्लैक मनी अवॉइड करना है, जैसे कि बहुत सारा पैसा उसको टैक्स नहीं पे करना है, तो वो अपना पैसा यहाँ से दूसरे कंट्री से भेजेगा जहाँ पे टैक्स कम लगता है, मतलब जो टैक्स हेवन कंट्रीज होते हैं। हाँ। वो अपनी फर्म खोलेगा कि जैसे कि कोई सी भी, और उसमें दिखाएगा प्रॉफिट इतना इतना इतना। हाँ फिर वो पैसे उसके जब इंडिया आएंगे तो उसको बोल देंगे राउंड ट्रिपिंग। यस गुड। देखिए हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए जैसे क्या हुआ कि अब देखिए मुझे क्या है कि मुझे पता है कि इंडिया में टैक्स ज़्यादा लगता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं चला जाऊँगा मॉरिशस, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ वो टैक्स हेवन है। तो क्या करूँगा मैं वहाँ सेल कंपनी खोल दूँगा। सेल कंपनी इज नथिंग बट अ पेपर कंपनी, जो केवल पेपर में होती है, उसको एग्जिस्ट नहीं करती हो, है ना। अब जो किया एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को अपना ब्लैक मनी वाइट करना था, तो मैं जाके वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। अब जो है ना मेरी कंपनी नाम से खुल गई, बता दें कि मेरी इतनी प्रॉफिट हुई है, उसी प्रॉफिट को जो है ना मैं एज ए वाइट मनी इंडिया में एज ए FDI फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब जो मेरे पास ब्लैक मनी था इंडिया में, वही मनी फिर से आ गया, लेकिन एज ए वाइट मनी आ गया। इसको बोलते हैं मतलब राउंड ट्रिपिंग कर दिया, राउंड गोल गोल घुमा के घुमा दिया। यस ये है। आपको पता है ये जो राउंड ट्रिपिंग इसी को और ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग इसी को रोकने के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया। क्या नाम है उसका? पता है मेरे को, आप बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा। दिस इज ब्यूटीफुल आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। मतलब कि गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई आप जितना दिमाग लगा रहे हो ना, वहाँ से मैं सोचना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ख़त्म करते हैं आप। वो बोला कि भाई ये देखो, उधर से भी मेरे को प्राइस नहीं वो बोला कि अगर किसी भी दो कंपनी के बीच में ट्रेड हुआ तो मैं उसको अलग अलग कंपनी मानूंगा, चाहे भले सब्सिडरी हो। चलो वो भी इससे दिमाग लगा लिया। बोला कि भाई सब्सिडरी नहीं मानूंगा नहीं, दे बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दैट्स ऑल। तो इसे बोलते हैं जानते क्या, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, ये मेंस में काम आ सकता है और फिर पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो ये इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, है ना। तो ये है। अच्छा ये बताइए, ये राउंड ट्रिपिंग और ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग ये क्यों हो रहा है? एक एग्रीमेंट के कारण। उसका नाम क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA, इसके कारण होता है। अच्छा बताइए, 2 बार टैक्स भरना पड़ता है। इन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है क्या? सबका पर्पस एक ही है क्या? टैक्स से बचना, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना, वही मतलब है। आगे चलते हैं। जो कि एक्ट्रेस और वो सारे लोग यही फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं, है ना। 36 वाला बताइए काजल, 36 वाला बताइए। हाँ मुझको नहीं पता था। 36 1 ही है क्या? आंसर A है, B है यार। देखिए मैं बताऊं आप लोगों को यार, एक चीज़ देखिए काजल, देखिए दाना के जो देखिए 2 टर्म होते हैं, एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। जो इलास्टिक होगा ना ये हमेशा जो है ना अच्छी चीज़ होगा, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूँ ना, यदि आप लोग आंसर ना दे तो मुझे को बुरा लगेगा ना। तो मतलब आप लोग जो है ना इन इलास्टिक है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और अगर आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलास्टिक है। तो देखिए सेकंड क्या बोल रहा है कि हायर टैक्स इलास्टिसिटी डिजायरेबल। यस डिजायरेबल है यार। इसका मतलब ये है कि जब टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो अच्छी चीज़ है ना। अब देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, टैक्स इलास्टिसिटी रेफर्स टू द चेंज इन टैक्स रेवेन्यू। नहीं, एक्चुअली टैक्स बुएंसी है, टैक्स इलास्टिसिटी नहीं है, टैक्स बुएंसी इसको बोलते हैं। यस BUOYANCY, टैक्स बुएंसी बोलते हैं इसको। टैक्स बुएंसी जानते क्या होता है कि अगर हम टैक्स रेट चेंज करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू भी चेंज होगा। उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बढ़ेंगे घटाएंगे उसको बोलते हैं टैक्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। यस दिस इज। अच्छा तो ये टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेट कौन सा कर्व था? टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेट कौन सा कर्व था? मैंने बताया था ना। बताती हूँ काजल हाँ
अभी मैंने पूछा था ना टैक्स रेवेन्यू टैक्स कर कौन सा कर बताऊँ, अभी बताया था ना लाफिर या लोफर यार, मतलब कोई Never. टैक्स नहीं, टैक्स से टैक्स नहीं, सिंपल याद करना है लोफर। चलिए 37। मेरा सही था। अच्छा बताइए, अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है कि रूरल इन्फ्लेशन? रूलर ऐसा क्यों? कम दुकान है या फिर कम है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, कॉम्पिटिशन्स है। यहाँ पे पराठा 25 का मिल रहा है, वहाँ पे 30 का मिल रहा है, 25 वाले में खाओ। हाँ एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जानते क्या है कि जो रूरल एरिया होता है ना वो फूड वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ, और बाकी सब कम होती है, जो वोलेटाइल होती हैं। और यहाँ क्या है ना कि यहाँ लोग दूसरा चीज़ भी कर लेते हैं ना, सब हो जाता जैसे है। खाना नहीं खाए तो दूसरा चीज़ खा लेंगे जैसे लेकिन वहाँ फूड पे डिपेंड ज़्यादा होते हैं, तो फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ओके। जाने के बस यही तो पूछ रहा था ये, और कुछ नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्या किस पे? 38 ये क्या है आप लोगों का? मेरा प्रॉपर इंटर स्टेट मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो जो हमेशा जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आता है। हाँ, हाँ। और वो स्टेट ऑफ कंजम्पशन आता है, ना कि स्टेट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ तभी तो साउथ इंडिया वाले अपोज कर रहे थे। हाँ तो ये है, बस वही है इसमें। काजल आपको समझ में आ गया ना? जी भैया। ओके। मेरा ये भी राइट है। 39 का बताइए। ड्रिप प्राइसिंग। नहीं किया। मैंने किया वर्ड ब्रेकिंग। हाँ यार इसमें वर्ड को ब्रेक करना था यार। देखिए मैं बताता हूँ काजल, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे ना आप मेंटरशिप ना, कि मेरे को मान लीजिए ऑनलाइन मेंटरशिप लेना है ना, हाँ, मान लीजिए आपको ऑनलाइन मेंटरशिप लेना है ना, तो आप चेक करेंगे मान लीजिए नेक्स्ट टाइस का आएगा तो दिखाएगा कि आपको जो है ना 40,000 में ऑनलाइन मेंटरशिप मिलेगा। लेकिन जो है ना जब आप उसको रजिस्टर कर लेंगे, पैसा पे कर देंगे ना, तो बोलेंगे कि इस जो है इसमें केवल आपको जो है ना क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा जीएस का, सी सेट का नहीं मिलेगा। सी सेट के लिए आपको फिर से पे करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या कर रहा है, फंसा दिया है। अनडिस्क्लोज्ड मतलब कि वो कुछ चीज़ छुपाया हुआ था कि बोल रहा है कि आपको जो है ना मेंटरशिप मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता क्या क्या मिलेगा। उसने बताया कि मेंटरशिप मिलेगी, अब जब आपने खरीद लिया तो बोल रहा है कि नहीं इसमें केवल जीएस मिलेगा यार, सी सेट के लिए पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, आप मार्केट जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स, वहाँ लिखा रहता है ना 1/2 फ्री, 1/2 फ्री। 4,000 का है। हाँ 1/2 फ्री। आप जाएंगे वहाँ ना तो बोलेगा पहले कि भाई इतनी बड़ी शॉप है तो एंट्री चार्ज लगेगा 100 रुपये, ठीक ना। फिर आप गए वहाँ, ठीक ना, तो जो है ना जो जीन्स दिखा रहा है ना वो जो है 21-2,000 वाला जीन्स है, वो आपको दे रहा है 4,000 में एक जीन्स। तो बात एक ही ना पड़ गई, चाहे 2 लो या 1 लो, बात एक ही पड़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना मिसगाइड कर रहा है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो ये ड्रिप प्राइस, उसका नाम है ड्रिप कर रहा है। मतलब कुछ एक्चुअली यहाँ पे कैसे कर सकते थे पता है, मैंने मतलब ये इजी ड्रिप प्राइसिंग है ना, तो इट इज अ यू कैन रिलेट कि हाँ कुछ तो प्राइसिंग से रिलेटेड है, तो ए और बी पहले ही कैंसिल हो जाता, सी और डी में होता, ठीक है। बट ये सी वाला ना एक्सटर्नल फैक्टर्स ये सब को इंक्लूड कर रहा है, तो फिर डी वाला हो जाता। हाँ ऐसा भी लगा सकते थे इसमें, ठीक है ना काजल। 40। ओ मेरा आज कितने क्वेश्चन सही गए यार। आज देखिए आ गया, डिग्रेसिव नहीं होता, रिग्रेसिव होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डिग्रेसिव क्या होता है? डिग्रेसिव जो है मैं ना, बोला ना आपको, डिग्रेसिव एक वर्ड है एक वर्ड भैया, मैं पता करूंगी, मेरे को पता ही है। जानते क्या है, ये कोई पॉपुलर टर्म नहीं है, पर जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना ये होता है, ये काइंड ऑफ जो है ना प्रोग्रेसिव टैक्स ही है। हाँ, पर जानते क्या है कि एक लिमिट के बाद ये खत्म हो जाता है। जैसे देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ना तो टैक्स रेट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जो है ना ये उसको हटा दिया जाता है। फिर नहीं ये होता है डिग्रेसिव। हाँ, वो जो अपना बड़े लोग वाला है ना, जैसे यस डिग्रेसिव इज वो 30% स्लैब के बाद, दैट इज उसको डिग्रेसिव बोलते हैं। यस यस। तो मतलब बेसिकली 3 ही है, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। डिग्रेसिव कम पिक्चर में आता है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, ये क्या है, रिग्रेसिव है। हाँ जी।
डिग्रेसिव टैक्स मतलब ये होता है कि जो है ना कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स ही होता है, मतलब कि टैक्स रेट बढ़ेगा जैसे इनकम बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद जो है ना ये जो है ना डिक्रीज होने लगता है, तो इसको बोलते हैं डिग्रेसिव। हाँ जी, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और क्या होता है? प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव। चलिए, प्रोपोर्शनल का एग्जांपल क्या बोला था भैया आपने? वही CSR वाला, अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स वाला, मतलब कुछ भी हो, मतलब एक फिक्स है, बस फिक्स रेट। फिक्स रेट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बताइए 41। ये तो बहुत इजी था यार, कंसेप्चुअल था। सही। यस। सही है आप लोगों का? हाँ। हाँ, क्योंकि देखिए कोई चीज़ सेल प्रोडक्ट की सेल हो रही है, उससे उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। भैया ये ना आपने एक्चुअली डी लगा दिया नहीं, मैंने 1 लगाया है दे यार, ये तो ब्लंडर कर दिया यार। क्योंकि सेल्स पे लगता है ना कॉर्पोरेट गेन। अरे यार सेल्स पे नहीं लगता, कैपिटल पे लगता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी और 5 साल बाद बेच रहे हैं उसको, तो उसमें लगेगा टैक्स, उसको बोलते हैं तो बेचने कैपिटल पे ना वैल्यू पे लगेगा। अच्छा, प्रोडक्ट बोल रहे हैं, प्रोडक्ट पे नहीं लगता, कैपिटल पे लगता है। कैपिटल, हाँ, उसका नाम है कैपिटल गेन टैक्स है यार, कैपिटल गेन से। जैसे देखिए, अब बिस्किट मान लीजिए मैंने 2 करोड़ बिस्किट बेच दूँ, ठीक है, उसमें ये लगेगा, ये ऐसा थोड़ी है, ये बिस्किट पे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट है ना। रियल एस्टेट पे लगेगा, सिक्योरिटी पे लगेगा, ये इसी चीज़ पे लगता है कैपिटल गेन से। और अपना ये जो स्टॉक्स है वो सब पे भी लगेगा ये। हाँ वही सिक्योरिटी, स्टॉक, बॉन्ड, ये सब। 42 ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार, वंडरफुल। वंडरफुल, वाह वाह, गलत हो काजल? गया। नहीं किया। ओह यार, लगता है डर गई होगी। नहीं, मेरा गलत हुआ। आपका गलत हुआ ना, मेरा सही हो। जानते क्यों? यार बी वाला फाइनेंस कमीशन का काम है। हाँ, वो तो मैंने काट दिया। और थर्ड वाला जानते किसका काम है? हाँ। इसका नाबार्ड का काम है, नेशनल एडोप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज से। अच्छा, हाँ। आपको पता था ना भैया ये यार तो नेशनल नाबार्ड का फुल फॉर्म बोलो। नेशनल एग्रीकल्चर फॉर। बताओ अभी एग्रीकल्चर क्यों करेगा क्लाइमेट फंड? क्यों नहीं करेगा? एक सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज इफेक्ट एग्रीकल्चर पे ही पड़ रहा है, क्यों नहीं करेगा नाबार्ड? और वैसे भी नाबार्ड फंड ही देता है ना, कि लोन देता है, मतलब वो हम लोगों को लोन नहीं देगा, वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को फंड देता है, तो वैसे जब फंड देता है ये। हाँ, और फोर्थ वाला क्यों गलत है बताइए? क्या? फोर्थ वाला जानते क्या, ये सही हो जाता है, पर एक रीजन की वजह से गलत। जानते क्यों? जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है ना, इसको फंड अलोकेट पहले प्लानिंग कमीशन करता था, प्लानिंग कमीशन, वो तो हट गया। लेकिन उसको हटा के नीति आयोग लाया गया, लेकिन नीति आयोग को इससे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि नीति आयोग बोला गया कि ये केवल जो है ना एडवाइजरी बॉडी होगी है, तो इसका काम जो है ना कौन कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा है। तो ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का है यार, टू अलोकेट फंड टू द सेंट्रल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंट सम वेरियस प्रोग्राम्स, तो दिस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। हाँ, वो कंसेप्ट क्लियर रखना है यार, एक कंसेप्ट क्लियर रखना है ना। अल्टीमेटली जो है ना 25 मई का वेट रहेगा मेरे को, इसमें रिजल्ट 100 नंबर से ऊपर टारगेट बना, 100 नंबर से ऊपर आना चाहिए प्रीलिम्स में। मेरा हो जाएगा, मैं कर लूँगी। बस थोड़ा भी पता चलेगा। आ जाएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। 43 वाला बताइए। बॉटल नेक इन्फ्लेशन, अच्छा टर्म है ये। भैया मेरा इसमें गलत हो गया। नहीं पता टर्म है? नहीं, मेरे को ना कंफ्यूजन था ए और बी में कंफ्यूजन था, और दोनों में देखो दोनों सिमिलर। काजल आप बताइए। मेरा सही है। अरे चलिए, अच्छा लगा। श्रुति गलत हुआ, आपका सही हुआ। बॉटल नेक इन्फ्लेशन, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके सी जानते क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन 2 टाइप से बढ़ते हैं। मैं बताया था ना कि एक जो है ना डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाए, और सप्लाई जो है ना क्या रहे, एक डिमांड और सप्लाई कम हो जाए। हाँ, और दूसरी चीज़ की सप्लाई जो है ना बहुत कम हो जाए, और डिमांड मतलब उतनी रहे। जानते कैसे क्या होता है कि सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए, इसको बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। मतलब कि ये उसका अपोजिट है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एक्चुअली है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हाँ, है ये। अच्छा। ये जी, ये समझ लीजिए, ये इसे बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। क्योंकि जानते क्या है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया ना ये, क्योंकि भाई सप्लाई कम हो गया। सप्लाई कम हो गया मतलब कि इन्वेस्टमेंट कम हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट कम हुआ मतलब
कि बैंक ने लोन कम दिया होगा। बैंक ने लोन कम इसलिए दिया क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया होगा। ऐसा सब चीज़ें लिंक है, एवरीथिंग इज लिंक्ड है। हाँ ऑब्वियसली। अब आप लोग ये बताएंगे मेरे को कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? किसको? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन उसका नाम ही है यार, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। काजल मैं बताऊँ? वर्ड को ब्रेक कीजिए। हाँ आप बताइए। देखो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जब मैं हाँ जब मैं बाहर से महंगा सामान खरीदूँ तो क्यों बोलते? यहाँ पे भी महंगा ही बेचूंगी ना। अरे यार उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। काजल टैक्स लगा देंगे ज़्यादा, जब मतलब ज़्यादा टैक्स लगेगा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स पे तो। अरे नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इंडिया को बनाना है सोलर पैनल, राइट, और बना के उसको बेचना है इंडिया के प्रोड्यूसर को। तो क्या है कि अब सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन चाहिए, तो सिलिकॉन ही इतना महंगा मिल रहा है इंडिया को चाइना से कि अगर इंडिया कितना भी सस्ता बनाएगा तब भी वो महंगा हो जाएगा। तो मतलब कि रॉ मटेरियल ही महंगा है, इंटरमीडिएट गुड्स ही महंगे हैं, मतलब इनपुट कॉस्ट ही महंगा है। इसे बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब पहले से ही महंगा है। बोलने वाली थी पर आपने मुझे बोलने नहीं दिया। ओह आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि अब मैं ही एक्सप्लेन कर दूँ, कोई बात नहीं। 44 वाला बताइए। ये तो मैंने आपको बताया था शुरू से पहले, ये उस दिन है ना। देखिए आपको पता है काजल, ये नहीं किया मैंने। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए इन्फ्लेशन जनरली क्या होता है ना कि देखिए किसी भी गुड्स और सर्विस के प्राइस में अगर इंक्रीज हो रहा है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, राइट, और अगर डिक्रीज हो रहा है उसे बोलते हैं डिफ्लेशन, है ना। लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा है डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन मतलब ये होता है कि पहले वो चीज़ बढ़ी है, जैसे मान लीजिए कि वो चीज़ जो है ना 100 रुपये की थी 120 हो गई, है ना, तो वो तो इन्फ्लेशन में है, लेकिन 120 से फिर से 15 हो गई। 120 से 15 तो हुई है, लेकिन फिर भी अभी इन्फ्लेशन के रेट में ही है वो, तो उसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। बेसिकली टू अपना जो मतलब कि इन्फ्लेशन के रेट में कमी हुई है ना कि इन्फ्लेशन में कमी हुई है, जैसे 2 to 6 है समझो। अपना क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी 4 प्लस और माइनस रखती है ना, तो 2 to 6 है। अभी इन्फ्लेशन चल रहा है समझो 10%, बट इन्फ्लेशन कल को फॉर एग्जांपल कल सुबह उठे और 9% हो गया, इट इज स्टिल इन्फ्लेशन बट इट इज डिसइन्फ्लेशन है। मतलब कि इन्फ्लेशन है लेकिन उसके रेट में कम हो गया, ठीक ना काजल। और फिर एक होता है रीफ्लेशन, ये तो सीधी बोल रहा है कि लगातार जो है ना जंप कर जाए, लगातार बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, 20 से 30 हो जाए, 30 से 40 हो जाए ये। और स्टैगफ्लेशन मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ है। एम्प्लॉयमेंट तो उसमें आएगा फ्लिक्स करने, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। समझ में आ गया ना। बट ये वाला भैया डिसइन्फ्लेशन मतलब सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द रेपो रेट्स, मतलब हाँ तो सही तो है। हाँ बात एक ही ना है ना। हाँ। और इंक्रीजिंग द रेपो रेट रिफ्लेशन में बराबर है। और ये स्टैगफ्लेशन में डिक्रीजिंग, क्योंकि उसके अपोजिट है ना वो। आप बताइए 45 वाला। 45 वाला ये मेरा गलत हुआ। तो ये क्या बना नहीं, ये मेरे को याद नहीं आ रहा था। ये एक और होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। आपको केवल ये चीज़ पता होना चाहिए कि आज तक जो है ना एग्रीकल्चर में कभी टैक्स लगा ही नहीं है, तो फिर कैसे लगेगा? 45 का सही नंबर तो है ना, एग्रीकल्चर में आज तक टैक्स लगा ही नहीं है। आई नो दैट। तो मैंने हाँ तो फिर आपने क्यों गलत हुआ? मैंने ये किया ना, ओनली 2 किया ना, बी किया। कमोडिटी मतलब कि डायरेक्ट टैक्स तो होगा यार, वही मेरे को डायरेक्ट टैक्स लग रहा है ना उसमें। हाँ चलिए कोई नहीं होगा गलत हो। आप क्या किए थे काजल इसमें? मैंने ये नहीं किया था। अच्छा कोई नहीं, ध्यान रखिए। एक्चुअली ना काजल तुम एक काम करो, तुम्हें ना मतलब मैं भी जाके अभी घर पे वही करूँगी, जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना वो रट लो, मतलब कौन से डायरेक्ट में आते हैं, कौन से इनडायरेक्ट में आते हैं, और जो भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जहाँ पे टैक्स लग रहा है बट कौन लगा रहा है, जैसे अल्कोहल पे टैक्स लग रहा है, और कौन जीएसटी से बाहर है कौन अंदर है, सब चीज़ें को लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा के लिए काम आएगा फिर।
यस तो आपको ये श्रुति ने होमवर्क दे दिया है, ध्यान रखिएगा। नहीं मैंने नहीं दिया, मैंने अरे नहीं नहीं दिया। नहीं 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 क्यों नहीं दे सकते यार, दे सकते हैं, उसमें क्या है। बाद में आपको काजल भी दे सकती है होमवर्क, उसमें क्या है। हाँ, ये देखिए ये कहना, ये देखिए म्यूचुअल ग्रोथ के लिए है ये, ऐसा नहीं मतलब जो है ना कौन क्या है, सबको बेनिफिट होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट है एक्चुअली, जैसे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जिसको बोलते हैं। हाँ यहाँ जो है ना अमेंसलिज्म नहीं कि एक का बेनिफिट एक का लॉस, ऐसा नहीं करना है, म्यूचुअलिज्म करना है यहाँ पे। हम लोग पढ़ेंगे वहाँ इन्वायरमेंट में। 46 वाला बताइए, WPI देखिए आ गया जो मैंने बताया था, मेरा सही हुआ ठीक ना। आपको पता है क्या कि WPI और CPI में जो है ना, देखिए अच्छा ये बताइए, काजल बताएंगे थोड़ा सा आप, GDP आप भी बता सकते हैं, GDP और CPI या फिर WPI में है ना, ज़्यादा जो है ना इंक्लूसिव कौन है, इंक्लूसिव मतलब ज़्यादातर समावेशी जिसको बोलते हैं चीज़ों को, सोचिए। GDP। अरे मैं GDP पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें कौन सी चीज़ें ज़्यादा समान इंक्लूसिव है। हाँ समान सबसे किस में ज़्यादा आता है, GDP में आएगा कि CPI या फिर मतलब कि मतलब GDP एक साइड है और CPI WPI एक साइड है, तो इसमें ज़्यादातर होगा क्योंकि ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट है, इसमें पूछ रहा हूँ। यस GDP। अच्छा GDP होगा, आप बताइए। ऐसे क्यों लग रहा है GDP नहीं है? मुझे वैसे लग रहा है। यार ये बताइए यार आप लोग जो है ना यार डिफिनीशन, WPI होगा क्या भैया? आप लोग डिफिनीशन में नहीं जाते ना यार, ये तुक्का काम नहीं चलेगा यार। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं आप लोगों को इसलिए पूछ रहा था क्या है ना कि आप लोग कंसेप्ट लगाए। देखिए GDP क्या होती है, डिफिनीशन बताइए, आप बताइए। It's GDP the total value of goods and services produced in an economy in a given period of time. टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस In an इन एन इकोनॉमी, हाँ। गलत है, इनकम्प्लीट डिफिनीशन है। काजल आप बताइए। Total goods and services produced in a given within the territory of country. हाँ। इसका आंसर इसी में है, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री। तो ये अब बताइए GDP जो है ना केवल उसी गुड्स को इंक्लूड करता है जो कंट्री के अंदर है, और CPI WPI इंपोर्टेड भी इंक्लूड कर सकता है। तो ज़्यादा गुड्स किस में आ सकता है? CPI WPI। अच्छा बात है, तो फिर एक बार क्वेश्चन आंसर करिए। एम्बेसडर जो है, हाँ, एम्बेसी जो मान लीजिए कोई वर्क करेगा इंग्लैंड में, हाँ, या हायर कमिश्नर, हाँ। वो इंडियन GDP में आएगा कि नहीं? किस में इंडियन GDP में आएगा। एम्बेसडर कहाँ काम कर रहा है? मान लीजिए भारत के इंडियन का हायर कमिश्नर है, हाँ इंग्लैंड में कुछ मेडिकल सर्विसेज के रिलेटेड में कुछ, हाँ 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 पर इंडियन टेरिटरी में नहीं है। हाँ हाँ आएगा। तो किस में GDP में? हाँ GDP में नहीं Indian- आएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए। वो इंडिया के अंदर थोड़ी काम कर रहा है, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए ना, उसमें आएगा। किसमें? NDP में आएगा, हाँ। NDP में आएगा। नहीं नहीं NDP नहीं, GNP हाँ, GNP में आएगा। GNP में आएगा। GDP में आएगा, क्योंकि इंडिया का ज्योग्राफी नहीं तो फिर ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि जो है ना कि अगर कोई territory इंडियन होता है कंपनी ना। फॉरेन में लोकेटेड है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं होती है, हाँ। पॉलिटिकल टेरिटरी होती है। पॉलिटिकल टेरिटरी में क्या हो जाता है कि इंडिया जो स्टेट होती है, आर्टिकल 12 के अंदर जो इंडियन स्टेट होती है ना, अच्छा चाहे वो ONGC है, अभी मान लीजिए हाँ। ONGC ऑयल पेट्रोल के रिलेटेड कुछ काम करेगी मलेशिया में, हाँ हाँ वो इंडियन GDP में आ जाएगा। अच्छा इंडिया समझ चला गया, इंडिया जो स्टेट वहाँ चला गया। समझ गया। तो नहीं तो इसमें सर जैसे ऐसा है कि अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में काम कर रही है तो उसमें वो तो नहीं आएगी ना GDP के अंदर। इंडियन कंपनी देखिए, कंपनी दो प्रकार की होती है ना, लेकिन मैंने बोला स्टेट डिफाइंड इन आर्टिकल 12। हाँ हाँ अगर वो कंपनी डिसीजन टेकिंग है, हाँ, डिसीजन ले सकती है, हाँ तो वो इंडियन GDP में आ जाएगा। हाँ। वो कंपनी का डिसीजन नहीं ले सकती है, हाँ तो फिर नहीं आएगी। नहीं। हाँ तो थोड़ा नहीं सही, गुड, पॉलिटिकल टेरिटरी समझ गया। हाँ पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी का डेफिनेशन होता है, प्री में आ सकता है क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप विजन में टेस्ट देंगे तो उसमें आ जाएगा ये पॉलिटिकल सोवरेन मतलब हाँ पॉलिटिकल। अरे ये PY क्यों है? एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल टेरिटरी सर्च मारिए गूगल पे। मेरे इसमें तो नेट नहीं है। हाँ ये उसमें आई थिंक गवर्नमेंट होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, हाँ, और पीपल होना people। चाहिए। हाँ, हाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है। और डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। सोवरेन होनी चाहिए वो। हाँ सोवरेन होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए क्या आपदा बोले घट भैया? गई, क्या बोले भैया? पॉलिटिकल टेरिटरी, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल टेरिटरी। भैया
जल्दी कर। हाँ हाँ हाँ, बस इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। which includes territory and population, गवर्नमेंट और वही 4 चीज़ों ने स्टेट की जो है ना पॉलिटिकल टेरिटरी। हाँ नहीं, समझ गया मैं, हाँ। सर की बात समझ गया, वो अच्छा कंसेप्ट है। हाँ, पॉलिटिकल टेरिटरी होना चाहिए एक्चुअली। हाँ, एम्बेसडर वाला उसी में आएगा। हाँ मैंने सही बोला। हाँ, चलो 47 वाला बताइए। ये मेरा तो सही आपका था। सही होगा ना? नहीं नहीं, हाँ सही तो है यार। देखिए, अगर सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देगा तो इससे प्राइस कम हो जाती है चीज़ों की, नहीं तो Correct, इन्फ्लेशन हाँ। कम हो जाएगा ना। काजल सही था आपका ये? हाँ भैया। हाँ ओके, आगे चलें। 48 है सर्वोदय प्लान। ये तो जो है ना सर्वोदय प्लान है तो है ना, बना होगा जयप्रकाश नारायण। नहीं सर वो मेरे को याद ही नहीं आ रहा था वो। जयप्रकाश नारायण ने लाया था इस इसको। अच्छा हाँ, ये मेरे को याद नहीं आ रहा। विनोबा भावे तो नहीं होगा आंसर, तो ये हो गया। बाकी तो इसका ऑब्जेक्टिव तो सही है, ये हो गया। अच्छा ये टर्म अच्छा है यार, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। हाँ ये मेरे को पता था। क्या ये होता है मेरा बताइए, सही है। क्या होता है? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा बढ़ेगा तो तो इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ इनपुट्स का भी बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब प्राइस भी बढ़ेगी। वापस से आप इन्फ्लेशन पूरा गोल मटोल हो गया। स्पाइरल। हाँ तो वही मतलब, समझ गया काजल आपको? नहीं। अरे ये समझाइए सुनती। देखो काजल, मतलब अगर तुम्हारा इन्फ्लेशन, देखो समझो अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है राइट, तो वो पे कमीशंस आते हैं ना कि मतलब तुम्हारा इनकम भी बढ़ना चाहिए वैसे हिसाब से। हाँ, जैसे पहले लोगों को मिलता था 10,000 महीने, और लोगों को मिल रहा है 1 लाख महीना रुपए, हाँ तो इन्फ्लेशन की वजह से तो है। इन्फ्लेशन की वजह से है। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अब तुम्हारा वेज बढ़ेगा, और वेज बढ़ेगा तो तुम और डिमांड करोगी, हाँ, तो और गुड सर्विस प्रोड्यूस होगा, और उससे और इन्फ्लेशन होगा, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ जाएगा। हाँ। मतलब सब सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी है ना, और फिर वो वापस से इन्फ्लेशन कर देगी। हाँ, तो वही है, स्पाइरल हो गया मतलब पूरा, जिसको बोलते हैं। तुम ऐसे डैश डैश करके लिख लो, मतलब इन्फ्लेशन से वेज इंक्रीज हुआ, वेज इंक्रीज से डिमांड भी इंक्रीज हुआ, और नीचे लिखना कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, और फिर वो वापस से इन्फ्लेशन ले गए। इन्फ्लेशन आ गया। हाँ, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर बताइए। मेरा सही था। नहीं 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 मैंने नहीं किया। नहीं सही। जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, उसे क्या होता है बताइए आप? जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल अपॉन रियल। कि रियल अपन नॉमिनल? नहीं नहीं, नॉमिनल अपॉन रियल, क्यों नॉमिनल ऊपर क्यों रहेगा? क्योंकि वो इन्फ्लेशन वाला वो ज़्यादा मतलब होगा। ऐसा है क्या कि नॉमिनल हमेशा रियल से ज़्यादा रहता है? हाँ। इसलिए ऐसा है, हाँ नॉमिनल हमेशा रियल से ज़्यादा रहता है हाँ, कि कम भी हो सकता है? नहीं इन्फ्लेशन वाला होता है ना, तो कम क्यों होगा, ज़्यादा होगा वो। उसके लिए उसको शायद मेरे को लग रहा है नॉमिनल इन्फ्लेशन को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। मेरे को ऐसा क्लिक पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा, इसको निकालता कौन है जीडीपी डिफ्लेटर को? ये गुड क्वेश्चन। जीडीपी कौन निकालता है ये बताइए पहले। काजल, जी भैया। हाँ बताइए। ये क्वेश्चन आपसे भी है। और निकालता है यार, मैं लिख लेती हूँ। कौन निकालता है भैया? ये जीडीपी बताया था यार कौन निकालता है। अरे मॉस्पी, आप लोग तो डिसरिस्पेक्ट करवा देंगे। हाँ, अरे तो हाँ। उसी को ये भी रिलीज करता है, वही जिसको ये करता है वही करता है, जीडीपी डिफ्लेटर को भी यही करता है। ये सीपीआई, हाँ, सीपीआई और और जीडीपी डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है? डब्ल्यूपीआई कॉमर्स और इंडस्ट्री का ओईए। हाँ, और सीपीआई सीपीआई मॉस्पी, कोई वो है ना। एनएसओ। हाँ, और रेजिडेक्स रेसिडेक्स हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक है। यस ये वाला, लेकिन ये सही है। सीपीआई एएल एग्रीकल्चर लेबल, एनएसओ ही निकालता है इसको भी।
अच्छा मैं पता नहीं क्यों, अच्छा तो वो होगा फिर WPI में, एक और WPI में भी 4 होते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं होता। नहीं होते 4 पक्का? CPI में होता है इंडस्ट्रियल वर्कर ना। WPI में नहीं होता इंडस्ट्रियल वर्कर? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट यार, चलो कोई बात नहीं। मैंने पढ़ा नहीं इसका क्लासिफिकेशन WPI का। है ना, देखो ना WPI में भी है ये। क्लासिफिकेशन कहाँ ये है? देखो, अच्छा ये CPI है यार, WPI नहीं है। अच्छा ओके क्योंकि CPI जो है ना हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना। ओके। बट इसका कुछ तो लेबर डिपार्टमेंट निकालता है ना, कौन सा? लेबर मिनिस्ट्री या कुछ तो, लेबर ब्यूरो समथिंग। किसका? ये लेबर वाला जो CPI। CPI रूरल, हाँ। रूरल का ना। अच्छा चेक कीजिए ना, CPI रूरल चेक कीजिए। कुछ तो ये निकालता है लेबर ब्यूरो। नहीं यार, इसका तो वही करता है यार, बोल रहा है। ये PYQ भी आया था एक, मैं देख के आपको बताती हूँ। CPI अर्बन रिलीज बाय, नहीं ये सब यही कर रहा है। CPI रूरल अर्बन रूरल। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर कौन रिलीज करता है? हाँ यही तो करता है, लेबर ब्यूरो। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, लेबर हाँ। ब्यूरो है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा लेबर ब्यूरो? लेबर ब्यूरो इस अरे इसके नाम में ही मिनिस्ट्री है, लेबर, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। काजल समझ में आ गया ना? जी भैया। है ना, तो ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं? नो भैया। ठीक है एग्जॉस्ट हो गई है पूरी काज। है ना? जो आपको दिए हैं होमवर्क ना, को श्रुति हाँ हाँ उसको कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। उन्होंने बोला है कि जो कौन सा टैक्स डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और GST के अंदर कौन सा टैक्स सब्ज्यूम्ड हो गए हैं, कौन उसके अंदर एग्जेम्प्टेड है, वो सब उसकी लिस्ट बना लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना? किस पे टैक्स लगता है, किस पे टैक्स नहीं लगता, ऐसा मतलब। ओके ठीक है ना? फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय भैया। ओके बाय। बाय बाय बाय। बाय, ओके।